ओके गाइस, तो यार अब अपन एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। काफी बोरिंग चैप्टर है एक्चुअली देखा जाए तो, जिसका नाम है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये भी आपका इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में इतना मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसको आप अच्छे से सुने, उसके नोट्स भी बनाए। सेल्फ नोट्स आर ऑलवेज द बेस्ट नोट्स, है ना। वैसे हालांकि कई कई सारी चीजें आई विल बी राइटिंग ऑन द स्क्रीन इटसेल्फ सो यू कैन मेमोराइज देम। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं यार, अपने पास जैसे कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कटोरा है, ठीक है। इसके अंदर तुमने कोई सॉल्ट ले रखा है, ओके, दिस इज योर कटोरा या फिर बाउल, अगर कोई पता नहीं कोई ऐसी रीजन से हो जहाँ पे कटोरा शब्द यूज नहीं होता, एंड इसमें कोई सॉल्ट है। सो इस पे हम किसी तरह का टेस्ट करते हैं जिससे वी कैन अंडरस्टैंड कि सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है। क्या वो NaCl है, क्या वो MgCl2 है। तो इसमें अब अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो इसमें जो कैटायन है ना, Mg2+ और Na2+, इसको पता करने की एक अलग प्रोसीजर रहती है। और Cl- क्या है या Br- है या क्या है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। SO4 2- भी हो सकता है। एनाइन जब एक सॉल्ट जैसे X या Y है तो इसमें कैटायन है X और Y एक एनाइन है। तो इसमें पता करना रहता है, इसके लिए टेस्ट करी जाती है। तो अपन क्या करते हैं, सॉल्ट को लेते हैं, इसके ऊपर सर्टेन टेस्ट करते हैं फॉर एनायन, ठीक है। तो एनायन के लिए अपने टेस्ट किया, उस टेस्ट के अंदर अगर तुमको पता चला कि यार ये तो Cl का टेस्ट दे रहा है, तो हम जान जाएंगे क्या कि इस कंपाउंड के अंदर Cl- है। इसी तरह से साइंटिस्ट लोगों ने और भी टेस्ट बनाए जो अपन इस सॉल्ट पे लगाएंगे, और अपन इस पे केटायन वाले टेस्ट लगाए। तो केटायन वाले टेस्ट में पता चला कि अरे भाई ये तो Na+ है। तो उनको क्या पता चल गया कि इस सॉल्ट के अंदर Na+ है, इस सॉल्ट के अंदर Cl- है, तो ये NaCl का सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसके दो हिस्से हो गए ऑब्वियसली, एक हो गया एनायन, एक हो गया कैटायन। तो इस चैप्टर के अंदर या इस वाले पोर्शन के अंदर अपन सबसे पहले बात करने वाले एनायंस के बारे में, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा। तो qualitative analysis involves the detection of cations and anions of a salt or a mixture of salts. The systematic procedure for qualitative analysis of an inorganic salt involves the following steps, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वगैरह वाली बातें हो गई जो आप देख सकते हो यार, है ना। इसमें नहीं कुछ ना, मैं क्वेश्चन बनाने का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। डेफिनेशन आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। सबसे पहले होते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। प्रिलिमिनरी टेस्ट, जैसे आपके यूपीएससी में होता है ना प्रीलिम और मेंस। पता नहीं यार, मैं नहीं कर रहा प्रिपेयर, मुझे नहीं पता, ओके। तो इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 6 टेस्ट देखेंगे। सबसे पहला होता है आपका फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर आपके पास कोई सॉल्ट है, जैसे वो अगर सफेद कलर का दिख रहा है और आपके नमक जैसा दिख रहा है, तो यार अपन देख के एक बार कह सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है NaCl हो, ठीक है। तो कलर एंड स्मेल इसमें आता है। फिर अपना नेक्स्ट टेस्ट आता है ड्राई हीटिंग टेस्ट। इसको लेते हैं और गर्म करते हैं। गर्म करने पर सर्टेन प्रॉपर्टीज आती हैं जो हम आगे बताएंगे आपको। फिर होता है फ्लेम टेस्ट। तो पहले तो अपन हीटिंग कर रहे थे, अब इसको बेचारे को अपन ने फ्लेम के अंदर ही डाल दिया, ठीक है। लास्ट हो गया आपका बोरेक्स बीड टेस्ट। ये काफी फेमस एक टेस्ट है जो आपने देखा होगा आपकी इनऑर्गेनिक के अंदर क्लास 11th में। अगर कोई थोड़ी ढंग से पढ़ाई की होगी, नहीं की होगी तो यार ठीक है, चली रही है जिंदगी, क्या कर सकते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट है अपना चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट, ठीक है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आपका एक और टेस्ट हो जाता है, कौन सा, चारकोल कैविटी एंड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट एक और टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट अपन देखेंगे, ठीक है। अब ये चैप्टर डिफिकल्ट क्यों है समझो। जेई एडवांस के अंदर, जेई मेन के अंदर इस चैप्टर से 1 या 2 सवाल आएंगे, और उनमें से किसी भी सॉल्ट को पकड़ के उस पर सारे के सारे टेस्ट लगा के कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई ये चीज फ्लेम टेस्ट दे रही है, ये कलर आ रहा है, फिर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में ये रिजल्ट आ रहा है, फिर चारकोल कैविटी के अंदर ये टेस्ट आ रहा है, और फिर केमिकल भी होते हैं, वेट रेडिकल टेस्ट भी होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको पता करना रहता है सॉल्ट कौन सा है। तो कई बार बच्चे गलत भी पता कर लेते हैं, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चीजें याद करनी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज स्टेप बाय स्टेप याद कीजिएगा जो भी मैंने बताया है। तो अभी तक भी जो बताया ये सीक्वेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए फिट। अब यार कलर, अब इसके अलावा ये तो थे प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसके अलावा और भी 2 टेस्ट होते हैं। एक होते हैं वेट टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल, ठीक है। जो एसिडिक रेडिकल होता है आपके इसके अंदर, हम उसका देखते हैं। और दूसरा होता है, लास्ट स्टेप होता है वेट टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल, ठीक है। तो एसिडिक बेसिक दोनों की अपने बात कर ली, ठीक है। तो चलो यार, अब अपन देखने वाले सबसे पहले फिजिकल टेस्ट। अब ये क्या होता है वेट टेस्ट वगैरह मैं आगे बताऊंगा जब जब आपकी अप्रोप्रिएट समय आएगा। तो अपन अभी सबसे पहले देखने वाले हैं फिजिकल टेस्ट। तो सबसे पहले अपन देखने वाले स्मेल, ठीक है। फिजिकल टेस्ट के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, स्मेल। याद करना भाई, ये सब जो मैं नरेशन करा रहा हूँ ना, ये तो मैं रटवाने के लिए करा रहा हूँ। मेरा कुछ जान ही रहा था कि मैं आपको एक टेस्ट, मैं आपको पकड़ा देता शीट कि भाई ये लो याद कर लो इसको, और सब जगह यही करते हैं, ठीक है।
मैं आपको एक नरेट करके बता रहा हूँ, तो इसको एक पॉडकास्ट की तरह समझो, जैसा भी समझो यार, कि कभी आपको सुनना हो जैसे, तो आप अपनी आईज क्लोज करके आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप ईयरफोन लगा के भी ये वीडियो देख सकते हो, आपको एटलीस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाती जाएगी। तो अब अपन फिजिकल अपीयरेंस की टेस्ट देखते हैं। तो स्मेल वर्सेस आयन का मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, स्मेल वर्सेस इन्फेरेंस। अब इन्फेरेंस कौन सा शब्द आ गया यार, ये इतनी अंग्रेजी तो हमें आती नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो सॉल्ट है उसकी क्या स्मेल आ रही है, बेस्ड ऑन दैट यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट कि भाई सॉल्ट क्या है। तो अगर आपकी जो स्मेल आती है वो अमोनियकल स्मेल है, ठीक है। अब ये मुझे बड़ा आयरोनिक लगता है कि भाई बंदे को अगर पता ही नहीं है अमोनिया कैसी होती है तो अमोनियकल स्मेल क्या बताएगा। बट तुम जब जिंदगी में पहली बार लैब में जाओगे तो तुम्हें अमोनिया की स्मेल आएगी, बहुत ही अजीब सी, बहुत ही घटिया सी स्मेल होती है। वो सूंघ लेना, उसको दिमाग में याद कर लेना, जब तुम्हारी मैडम कहे कि ये अमोनियकल स्मेल है, और याद करके बोल देना कि भाई जब भी ऐसी स्मेल आए तो ये NH4+ है, अमोनियम रेडिकल है। कोई लॉजिक नहीं लगा इस चीज का मुझे भाई यार, क्या मतलब क्या क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है अपना CH3COO-, इसमें भी वही घटिया लॉजिक, विनेगर लाइक स्मेल। अब मेरे भाई विनेगर होता ही है तो इसकी स्मेल तो इसके जैसी ही होगी, तुमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी, ठीक है। फिर भी चलो भाई ठीक है, जेई वाले पूछ रहे तो अपन बता देंगे। लास्ट है आपका स्मेल लाइक दैट ऑफ रॉटन एग्स। अब यार ये चलो समझ में आता है, स्मेल लाइक रॉटन एग्स, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका H2- हो, ये आपने पहले देखा भी होगा, H2S के अंदर आती है और रॉटन एग लाइक स्मेल, आई थिंक ये 9th-10th में कराया जाता है एक्सपेरिमेंट। तो अब इसका भी कोई ज्यादा खास सेंस है नहीं यार। अब रॉटन एग की स्मेल वेजिटेरियन लोगों को क्या पता क्या होती है, बट फिर भी भाई ठीक है, तुम्हारी मैम सुंघाएगी तुम्हें एक टेस्ट ट्यूब, उसको सूंघ के कह देना कि ठीक है यार ये सड़े हुए अंडों की स्मेल ऐसी होती है, ठीक है। तो ये याद करिएगा कि अमोनिकल स्मेल अगर आपके सॉल्ट से आ रही है, ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना होता है, पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है फिंगर्स के बीच में और उसको रब करना है वाटर के साथ। तो पानी लो, अपनी उंगलियां वेट कर लो और उसके बीच में पिंच ऑफ सॉल्ट घुसा के उसको रब करो, ठीक है। तो स्मेल आने लग जाएगी, उसको स्मेल करना। अमोनिकल स्मेल आ रही तो NH4+ है, विनेगर जैसी स्मेल है तो CH3COO- आयन है, और अगर रॉटन एग्स जैसी स्मेल आ रही है तो H2-, ये याद करना है, ठीक। अब अपन देखते हैं यार, एक तो ऑरेंज कलर कर लेते हैं अपना मस्त, और अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो है आपके ड्राई हीटिंग टेस्ट, ठीक। अब ड्राई हीटिंग टेस्ट क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ड्राई हीटिंग टेस्ट, तो इस टेस्ट में अपन क्या करते हैं, हीटिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, quite valuable information can be generated by carefully performing and noting the observations here. On heating, some salts undergo decomposition, thus evolving the gases, or may undergo characteristic changes in the color of residue. These observations are tabulated below with the inferences that you can draw. अभी आपने सुना होगा मैंने क्या बोला, अब मैं टेबल बनाऊंगा जिसके अंदर आपको इन्फेरेंसेस बता जाएंगी क्या होगी। तो टेबल तो नहीं बनाने वाली, काफी लंबी है यार, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टेबल है यार, इससे सवाल आते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो आप याद करेंगे जो भी मैं बताऊंगा आपको, है ना, दिमाग में घुसाते रहना। तो सबसे पहले होता है यार गैस इवॉल्व, ठीक है, कि आपने जैसे हीट किया उसको, है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने हीट किया ड्राई को, अगर उसमें गैस इवॉल्व हो रही तो हम देखते हैं। तो गैस इवॉल्व वाले जो केसेस हैं, इसके अंदर अगर वो जो गैस है वो अगर कलरलेस है एंड ऑर्डरलेस है, ठीक है, और वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है, तो आप कह सकते हो कि CO2 गैस है एंड इट इज CO3 2-, ठीक है। तो अगर टेस्ट ट्यूब को हीट करने पर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस निकल रही है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सबने पढ़ा हुआ है, यानी CO3 2- आयन है। अगर कलरलेस गैस विथ ऑर्डर है, ठीक है, कलरलेस गैस विथ ऑर्डर है तो उसमें कई सारी हो सकती है, H2S गैस हो सकती है, ठीक है। तो अगर रॉटन में किसी स्मेल आ रही है जो कि लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक में टर्न कर रही है, ठीक है, याद रखना, लेड एसीटेट पेपर को H2S गैस जो है वो ब्लैक बना देती है, तो यानी कि इसके अंदर H2- या हाइड्रेटेड H2- आयन है, ठीक है। मैं यहाँ पे फटाफट से बस ऐसे ही लिख रहा हूँ यार, ताकि आप लोग समझते जाओ, बहुत ज्यादा क्लटर्ड स्लाइड हो जाएगी वरना। तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाओ, उसको याद करते जाओ प्लीज, वरना आगे इतना सारा हो जाएगा तुम याद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो H2S गैस कलरलेस, ठीक है, तो ये अपन ने गैस इवॉल्व बेसिस पे सबसे पहले कलरलेस गैस देखी, फिर अपन ने देखी कौन सी, कलरलेस विथ ऑर्डर, कलरलेस, अरे यार ये हटाने दो, इतना गंदा लिख रहा है भाई, क्या कर रहा है तो अपनी जिंदगी में, कलरलेस प्लस ऑर्डर, कलरलेस प्लस ऑर्डर जो है उसके अंदर एक H2S आती है, एक आपकी SO2 गैस भी निकलती है कई बार। SO2 गैस का मतलब उसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक की सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर होती है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के पेपर को ग्रीन कर देती है, ठीक है। ये यानी कि आपका SO3 2- आपकी आयन है, ठीक है। तो ये आप समझो मैं क्या कह रहा हूं, ये बेसिकली ड्राई हीटिंग टेस्ट की बात कर रहे हैं,
तो अपन को क्या करना है, अपन को सॉल्ट दिया हुआ है, उसके अंदर अपन को एनायन पहचानना है कौन सा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले फिजिकल टेस्ट करके देखा, फिजिकल टेस्ट में चलो 3 आयन अपन ने देखे, उसका पता चल गया। अब आगे क्या करें, तो अभी भी अगर नहीं पता चला तो आप क्या करो, ड्राई हीटिंग टेस्ट कर लो। ड्राई हीटिंग टेस्ट का मतलब क्या है, आपने उस सॉल्ट को लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर और हीट कर दिया, तो उसके अंदर अपन ने देखा अलग अलग ऑब्जर्वेशन गैस इवोल्यूशन के बेसिस पे। तो अगर जो गैस इवॉल्व हो रही है उसकी सफोकेटिंग स्मेल है बर्निंग सल्फर जैसी, और वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन कर देता है, ठीक है। तो वो यानी कि SO3 आयन है, और वो गैस ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो SO2 गैस थी, ठीक है। लास्ट है अपना HCl गैस रिलीज होती है। HCl गैस कब रिलीज होगी, तुमने गैस कर ही लिया होगा, Cl- के केस में। तो अगर Cl- आयन आपके सॉल्ट में प्रेजेंट था तो HCl गैस रिलीज होती है, और HCl गैस क्या शो करती है, पंजेंट स्मेल होती है, व्हाइट फ्यूम्ड विद अमोनिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सारी चीजें याद करते जाओ, ठीक है। क्या बोला, HCl गैस के केस में पंजेंट स्मेल निकलती है, व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं विद अमोनिया, एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। और लास्ट एक और अपने पास है कि अगर अपने पास जैसे एसीटेट आयन है, उसके केस में क्या होगा, उसके केस में आपकी कैरेक्टरिस्टिक विनेगर लाइक स्मेल निकलेगी, जो आपकी एसिटिक एसिड के वेपर्स होंगे। तो ये आप समझ सकते हो, वापस से विनेगर वाली चीज बताई थी। और लास्ट में अमोनिया, वापस से NH4+ अगर आयन है तो क्या होगा बताओ, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी जो नेस्लर सॉल्यूशन को ब्राउन टर्न करेगी। तो नेस्लर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है जो अमोनियम का टेस्ट होता है, जो आगे देखेंगे बाद में, ये आपका ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट है, आप याद कीजिए कलरलेस प्लस ऑर्डर वालों के, ठीक है। यार ये याद ही करने, इनको आप ही कर सकते हो, मैं तो आपको बोल के बता सकता हूँ, याद तो आपको ही करने, तो प्लीज याद कीजिए। तीसरा एक और केस अपने पास क्या आ गया कि कलर्ड वाली गैस है प्लस ऑर्डर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने CO2 का देखा कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, फिर अपन ने देखा कलरलेस गैस विद ऑर्डर, उसमें H2S गैस या फिर H2- SO3 Cl- CH3CO- NH4+, इन 9 के टेस्ट देखे। अपने पास और भी है, तो एक है कि यार अगर रेडिश ब्राउन फ्यूम्स बन रहे हैं, रेडिश ब्राउन गैस रिलीज हो रही है जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ब्राउनिश ब्लैक टर्न कर दे रही है, ठीक है। फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन को ब्राउनिश ब्लैक अगर आपकी जो गैस इवॉल्व कर रही है रेडिश ब्राउन गैस है, तो गैस कौन सी है, NO2 गैस है वो, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक याद करिएगा जो मैंने बताया, ये NO2- आयन हो सकता है या फिर NO3- आयन हो सकता है, ठीक, समझ गए। दूसरा हो गया कि यार अगर आपकी जो गैस रिलीज हो रही है वो ग्रीनिश येलो है, जो स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू टर्न कर रही है, ठीक है। ग्रीनिश येलो टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू। ये सब याद करना है एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, ठीक है। मैं अगर लिखूंगा भी तो ज्यादा यहाँ पे लिख दूंगा कि टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आपको याद करना है यूं कि लाइन उठ के जेई के अंदर आ जाएगी, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू। अब तुमने याद नहीं कर रखी है तो भाई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो याद करते जाओ। तो ऐसी गैस कौन सी होगी, Cl2, जो ग्रीनिश येलो होगी, ग्रीनिश येलो होती है Cl2, एंड ये स्टार्च पेपर को स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू टर्न कर देती है, ये Cl- का कैरेक्टरिस्टिक है। फिर अपन देखते हैं Br2 वेपर्स। तो अगर आपकी जो गैस रेडिश ब्राउन है, वापस से देखो NO2 में भी रेडिश ब्राउन आ रही है, यहाँ पे भी रेडिश ब्राउन आ रही है, और वो स्टार्च पेपर को ऑरेंज रेड टर्न कर रही है, ठीक है। फर्क क्या था, ये वाला फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ब्लैक टर्न करता है, ये वाला जो है ये आपके स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू टर्न करता है, और ये वाला आपके स्टार्च पेपर को ऑरेंज रेड पेंट कर देता है, मतलब कलर चेंज होता है। तो Br- की कैरेक्टरिस्टिक है। और लास्ट अपने पास क्या आ गया कि अगर आयोडीन के वेपर्स बन रहे हैं, डार्क वायलेट पेपर बन रहे हैं जो स्टार्च पेपर को ब्लू टर्न करते हैं, ये आपने देखा हुआ है, आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने कहीं देखा हुआ होगा ये, कि स्टार्च रिलीज जब हो रहा है तो आपका अपन आयोडीन सॉल्यूशन देखते हैं। आप याद है ना, छोटे जब थे तो तुमने देखा होगा, तो एक्सपेरिमेंट होते होंगे ना 4th-5th क्लास में, तो वो आयोडीन वाली चीज हो रही है वहां पे, कि स्टार्च पेपर को ब्लू टर्न कर दे रहा है ये। तो यहाँ पे आपका I- है। मुझे पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है यार, बट क्या कर सकते हैं, मैंने बोला था चैप्टर है ही थोड़ा ऐसा, याद करना पड़ता है। तो अब आप याद करो यार, मैंने अपने जमाने में याद किया था, ठीक है, आपका भी अब टर्न आई है। अब अपन आते हैं कि यार अपन अभी किस पे, ड्राई हीटिंग टेस्ट पे। सबसे पहले अपन ने क्या ड्राई हीटिंग टेस्ट किया, गैस एवोल्यूशन का। तो गैस एवोल्यूशन में अपने 3 केस देखे, ठीक है। क्या क्या केस देखे बताओ। पहला केस था कि यार गैस कलरलेस और ऑर्डरलेस है, फिर गैस कलरलेस है बट ऑर्डर है, उसमें अपन ने कई सारे आयंस देखे, फिर कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल है। अब अपने पास ये चीज चलो हो गई, अपन नेक्स्ट पे आते हैं सब्लिमेट फॉर्म्ड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप गैस हीट करते हो ना, ड्राई हीट, तो एक सब्लिमेट बन जाता है। सब्लिमेट बनता है डिपोजिशन टाइप का। तो अगर व्हाइट सब्लिमेट बन रहा है, ठीक है, व्हाइट सब्लिमेट बन रहा है यानी NH4+ आयन हो सकता है। और अगर ब्लैक सब्लिमेट बन रहा है, मतलब 11th-12th अपन यही मानते हैं, और अगर ब्लैक सब्लिमेट अकम्पनीड बाय वॉयलेट वेपर्स है, ब्लैक प्लस वॉयलेट वेपर्स, ठीक है, वॉयलेट कलर के वेपर्स, वेपर्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं, यानी कि I- आयन हो सकता है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है यहाँ कि ब्लैक प्लस वॉयलेट अगर आपके पास वेपर्स बन रहे हैं तो ये I माइनस है। ये अपना हो गया सब्लिमेट का। तीसरा होता है फ्यूजन। अभी फ्यूजन क्या भला है, ठीक है, तो मिक्सचर फ्यूज हो जाता है। मिक्सचर फ्यूज का मतलब है उसका एक मास बन जाता है, मतलब एक मड टाइप का आप कह सकते हो कि यार एक, जैसे आपने नहीं देखा है कभी कुछ मेटल्स कहीं मेल्ट हो रहे हो किसी कारखाने वगैरह में, तो वो एक साथ फ्यूज होकर एक मास बन जाता है, उस तरह का कुछ है। नहीं समझ आया तो टर्म आप याद रखो भाई, फ्यूजन नाम की टर्म होती है केमिस्ट्री में, अब इसके बारे में आगे पढ़ोगे। इसका मतलब है एल्केली मेटल के सॉल्ट्स थे, ठीक है, एल्केली मेटल्स के सॉल्ट थे, है ना, कंटेनिंग, या फिर इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था, ठीक है, तो या तो अल्कलाई मेटल है या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, इन दोनों केस में मिक्सचर फ्यूज हो जाता है। चौथा केस हो जाता है स्वेलिंग। अगर आपका जो मिक्सचर है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, तो इसका मतलब है PO4 3- या BO3 3- प्रेजेंट है, ठीक है। और लास्ट है रेसिड्यू, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा बड़ा पॉइंट है, ये आप याद कीजिए जो भी मैंने बताया। रेसिड्यू के केस में क्या होता है, अगर आपका रेसिड्यू बन रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, फिफ्थ पॉइंट था ये, रेसिड्यू बन रहा है, तो अगर रेसिड्यू इस तरह का है जो येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड, अगर इस तरह का रेसिड्यू बन रहा है तो यानी कि Zn2+ आयन है, ठीक है। अगर आपका इस तरह का रेसिड्यू बन रहा है जो ब्राउन है व्हाइल हीटिंग, ब्राउन व्हाइल हॉट एंड येलो व्हेन कोल्ड, ऊपर की तरह सेम ही है, तो Pb2+ आयन है। अगर आपके पास इस तरह का रेसिड्यू बन रहा है यार, जो ओरिजिनल सॉल्ट जो था ना, जो ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का ओरिजिनल सॉल्ट आपके पास था, जिसको हीट करने पर वो व्हाइट कलर का हो गया, इसका क्या मतलब है कि हाइड्रेटेड CuSO4 प्रेजेंट है। हाइड्रेटेड CuSO4 आपने पढ़ा भी होगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है विद एनहाइड्रस, सॉरी हाइड्रेटेड जब वो होता है और उसको अपन हीट कर देते हैं तो उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है और केवल CuSO4 बच जाता है, .5H2 चला जाता है, तो व्हाइट रह जाता है, ठीक है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट रेसिड्यू के अंदर एक और केस होता है कि कलर्ड सॉल्ट अगर आपका ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, ठीक है, सॉल्ट को हीट करने पर ब्राउन या ब्लैक बन जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका इनमें से कोई सा भी ट्रांजिशन मेटल आयन हो सकता है, CO2+, आपका Fe2+, आपका Fe3+, आपका Cr3+, आपका Cu2+, आपका Ni2+, आपका Mn2+, ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। तो याद करो इन चीजों को, क्या क्या देखा मैं वापस रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस के टेस्ट देखे, अमोनिया का स्मेल आ रही है तो NH4+, विनेगर लाइक स्मेल आ रही है तो CH3CO- और स्मेल लाइक रोटेन एक्स आ रही है तो H2-। ड्राई हीटिंग टेस्ट के अंदर अपन ने बहुत सारे देखे। गैस इवॉल्व अगर आपकी जो है वो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है और वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रही है तो यानी कि CO3 आयन है। अगर रोटेन एक्ट लाइक है जो लेड एसिटेट पेपर को ब्लैक टर्न करे तो H2- है। इस तरह के बहुत सारे देखे, SO3 का देखा, Cl- का देखा, CH3CO- का देखा, NH4+ का देखा। फिर कलरलेस नहीं कलर्ड गैसेस आई जो पंजेंट स्मेल रखती थी, तो अपन ने उसमें देखा कि वो या तो Cl- हो सकती है, Br- हो सकती है, I- हो सकती है, NO2- हो सकती है, NO3- हो सकती है, सबके टेस्ट भी देखे। फिर सब्लिमेट की बात की, फिर अपन ने फ्यूजन की बात की, फिर स्वेलिंग की बात की और लास्ट में रेजिड्यू की बात की। तो सारी चीजें यार याद कर डालो। अब अपन आते हैं आगे, ठीक है, फ्लेम टेस्ट। आहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये याद होना चाहिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा वो मैं बताता भी जाऊंगा बीच बीच में। तो पहले वाली जो आपकी जो थी ना ड्राई हीटिंग टेस्ट, इसमें यार आप गैसेज इवॉल्व वाला सारा एटलीस्ट याद कर लो, क्योंकि बाकी चीजें फिर भी चलो ठीक है कम आती, गैसेज इवॉल्व काफी ज्यादा आ जाता है, तो उसको आपको याद करना चाहिए। और फिजिकल अपीयरेंस भी याद करना, ठीक है, कि NO2- Cl2 Br2 वेपर्स, ये सब का काफी क्वेश्चन बनता है, तो इनके कलर वगैरह, स्पेशली अगर कोई चीज कलर्ड है या कोई अलग तरह का टेस्ट दे रही है ना जिसमें कुछ कलरफुल सॉल्यूशन बन रहा है तो याद करो, क्योंकि वो एक हिंट बन जाता है आगे जाके। तो फ्लेम टेस्ट में अपन क्या करते हैं कि जो क्लोराइड ऑफ मेटल जो होते हैं ना वो मोर वॉलेटाइल होते हैं कंपेयर टू अदर सॉल्ट, तो इसके लिए हम इसको जो आपका कंपाउंड है उसको थोड़े से HCl के साथ मिक्स करते हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और फिर अपन उसका फ्लेम टेस्ट करते हैं। इसको अपन लेते हैं इस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोंग विद द आपका जो भी सॉल्ट है उसको हीट करते हैं ना नॉन लुमिनस बंसन बर्नर फ्लेम, तो वो आपका वॉलेटाइलाइज हो जाता है और एक कलर कैरेक्टरिस्टिक कलर आ जाता है और इससे अपन को कुछ कलर्स दिखते हैं। हाँ, फ्लेम टेस्ट की अपनी बात हो गई। क्रिम्सन रेड अगर कलर आ रहा है, ठीक है, अब यार क्रिम्सन रेड क्रिम्सन में लिखते हैं तो मजा आएगा, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। क्रिम्सन रेड अगर कलर आ रहा है, क्रिम्सन रेड या फिर कार्बाइन रेड, तो यानी कि लिथियम का आपका सॉल्ट हो सकता है वो, ठीक है। क्रिम्सन रेड या कार्बाइन रेड अगर आ रहा है तो लिथियम है। अगर गोल्डन येलो अगर आपका आ रहा है कलर, वैसे ये सारी चीज आपकी एस ब्लॉक एनसीईआरटी में भी दी हुई है, तो सोडियम है। अगर आपका वॉयलेट या लिलैक कलर आ रहा है, बड़ा प्यारा सा कलर होता है यार ये वाला, आपने आपने आपकी लैब में जाके आप देखना, आपको बड़ा पसंद आएगा ये।
अपने मैम को बोलना, लैब वाली मैम को, सर को, जो भी है, कि भाई हमें दिखाओ करके ये, ठीक है, वो दिखाएंगे तुम्हें, खुश हो जाना फिर तुम लोग। ब्रिक रेड अगर है तो क्या होगा बताओ, कैल्शियम। क्रिम्सन कलर है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ऊपर क्रिम्सन रेड था, यहाँ पे क्रिम्सन है तो स्ट्रोंशियम हो जाता है। एप्पल ग्रीन, ठीक है, एप्पल ग्रीन या फिर येलोइश ग्रीन, तो ये हो जाता है बेरियम। और लास्ट में अपने यहाँ पे एक और देख लेते हैं छोटा सा अलग, तो ये तो सारे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अगर ग्रीन विद अ ब्लू सेंटर या ग्रीनिश ब्लू होती है, ग्रीन है लेकिन उसके अंदर ब्लूइश सेंटर होता है या ग्रीनिश ब्लू टाइप का कुछ है, ग्रीन ब्लू लिख दूंगा मैं, तो यानी कि ये कॉपर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद कीजिएगा यार, है ना, ये याद कीजिएगा, आती हैं ये चीजें 11th एनसीईआरटी के अंदर, एस ब्लॉक में भी दिया हुआ है। लास्ट अपना टेक और टेस्ट है बोरैक्स बीट टेस्ट। बोरैक्स बीट टेस्ट ये आपके थोड़ा बहुत आई थिंक 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके बोरॉन वाले ग्रुप वाले चैप्टर में, बोरैक्स बीट टेस्ट। इसमें अपन क्या करते हैं, बोरैक्स आपका जो होता है ना, उसको हीट करने पर एक बीड बन जाता है। ये रिएक्शन वैसे आपको बताई होगी, पर ठीक है एक बार और बता देते हैं, कहीं ना कहीं बताई होगी भाई। अकैड बूस्ट के अंदर यही है कि तुम अगर माल ढूंढने जाओगे तो मैं कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऑल्टरनेट लेक्चर में नहीं मिलेगा तो मेरे लेक्चर्स में मिल जाएगा, मेरे लेक्चर्स में नहीं मिलेगा तो ऑल्टरनेट में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा वहां भी तो डीपीपी में मिल जाएगा, टेस्ट में मिल जाएगा, बट माल बहुत सारा दिया हुआ है तो लगाते जाओ यार, बीच बीच में ये फंडे भी देता रहता हूँ मैं। तो Na2B4O7.10H2 ये क्या होता है आपका, बोरैक्स। नहीं याद होगा आधे बच्चों को, मुझे पता है यार, सबका थोड़ी निकलता है एग्जाम, पर याद करो इन चीजों को, नहीं याद होगी तो एग्जाम कैसे निकालोगे, इंपॉर्टेंट है ये तो। इसको हीट किया तो Na2B4O7 बना, उसको फर्दर हीट किया तो क्या बन जाएगा, NaBO2 प्लस B2O3, तो ये कलरलेस ग्लासी बीड होती है, ठीक है। ये जो सोल्यूशन बनी ना लास्ट में, कलरलेस ग्लासी बीड है, कलरलेस ग्लासी बीड। अब ये बीड मतलब बिन बिन वो मोती टाइप, मतलब समझ रहे हो, मतलब इस तरह के नहीं बन जाते, छोटे 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 ऐसे दाने टाइप, है ना, ग्रेन्स। इनको कलर्ड सॉल्ट के साथ हीट करते हैं ना, तो ये एक कलर्ड मेटाबोलेट बना देता है इन ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में बताने को बता दूंगा, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो गए, इससे कोई सेंस नहीं है इस चीज का। बेसिकली ऐसा है कि जैसे CuSO4 उसको हीट किया तो CuO प्लस SO3 बना, CuO प्लस B2O3, B2O3 यहाँ से है, वो CuBO2 होल ट्वाइस बना लेती है जो ब्लू कलर का बीट देती है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर आपकी जो बनेगी ना आपकी, जो कलर ऑफ द बीड, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि क्या बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब यार यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा छोटी सी, वो ये है कि इसके अंदर अगर अपन याद करने बैठेंगे ना बोरैक्स बीट टेस्ट के अंदर, तो इसके अंदर अपन 6 सॉल्ट्स की देखते हैं, और उसके अंदर अपन देखते हैं कितने सारे, लगभग आप मान लीजिए 4 कंडीशंस में देखते हैं। पहला है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, उसमें हॉट है फ्लेम और कोल्ड है फ्लेम, तब क्या होता है। रिड्यूसिंग फ्लेम है, उसमें हॉट है और कोल्ड है, तब क्या होता है। तो 24 इंफॉर्मेशन बिट्स आ जाते हैं, और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मैं इनको बताना पसंद नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यार ये फालतू की इंफॉर्मेशन है जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनेगा भी नहीं। आपको क्या करना चाहिए, आप एनसीईआरटी के अंदर जाओ, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर जाओ, वहां पे कुछ 4 5 6 दिए हुए हैं, उतना याद कर लो, ठीक है, उतना याद कर लो, उतना बहुत है। अब यहाँ पे मैं फालतू की इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोग का ही ओवरलोड होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने बताया वो भी तुम लोग याद कर पा रहे नहीं होंगे आधे बच्चे, और ये मैं बता दूंगा ये कहीं आएगा भी नहीं, कोई यूज नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ का बता देता हूँ, जैसे कॉपर का थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर हॉट, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर कोल्ड, रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर हॉट और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर कोल्ड, ठीक है। ये 4 कंडीशंस हैं। सीयू के अंदर यहाँ पे ग्रीन होता है, ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे होता है ब्लू, यहाँ पे होता है आपका कलरलेस, और यहाँ पे होता है ब्राउन रेड, ठीक है। आयरन का बता देते हैं। आयरन के अंदर चलो मैं फटाफट से रीड आउट कर लूंगा ताकि आप लोग एक बार याद करना जिसको कर ले। ऑक्सीडाइजिंग हॉट फ्लेम में ब्राउन येलो होता है, यहाँ पे पेल येलो या येलो होता है, यहाँ पे बॉटल ग्रीन होता है, यहाँ पे भी बॉटल ग्रीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में सेम कलर आता है Fe के अंदर। क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम के अंदर येलो, ग्रीन, 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 तो इसमें डिफरेंशिएशन आगे नहीं हो पाता, येलो, ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन कलर रह जाता है। कोबाल्ट की बात करें तो ब्लू, 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 सब जगह ब्लू आता है। मैंगनीज की बात करें अगर, तो यहाँ पे वॉयलेट कलर आता है, यहाँ पे आपका रेड कलर आता है, यहाँ पे ग्रे या कलरलेस, यहाँ पे भी ग्रे या कलरलेस, और यहाँ पे एक और कलर भी बताया जाता है एमीथिस्ट नाम करके, हालांकि वो कलर पता नहीं, अजीब सा कलर, उसको मैं स्किप करूंगा यहाँ पे। और एक निकल कलर, निकल के अंदर क्या आता है, वायलेट, ब्राउन, ग्रे और ग्रे, ठीक है। तो ये मैंने आपको रफली बता दिए हैं,
कि क्या कौन सा कलर है, आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं, बट इतना याद कोई करेगा, पागल योगा कोई करेगा भाई, मैंने तो नहीं किए थे, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब इतना काम नहीं आता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा किसी को करने की इच्छा हो तो कॉपर का कर लो, कोबाल्ट का कर लो, और एनसीईआरटी के अंदर जाओ, उसके अंदर थोड़े बहुत बता रखे उनको याद कर लेना, बाकी इतना याद कोई करना चाहे तो जबरदस्ती करे भाई, उसको कोई रोक नहीं रहा है। अब यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि एसिड रेडिकल जितने भी होते हैं ना जेई के अंदर, वो आपके कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो जितना भी कलर ऑफ द सॉल्ट आता है ना, वो आपके बेसिक रेडिकल या केटायन की वजह से आता है। तो एसिडिक रेडिकल आपका कौन सा हो गया, एनायन, और बेसिक रेडिकल का मतलब केटायन होता है। आई थिंक इतना पता ही होगा सब लोगों को, क्योंकि बेस बनाते हैं आपके Na वगैरह, तो Na प्लस बेसिक है ना। ठीक है, तो इसका जो कलर है वो बेसिक रेडिकल की वजह से ही आता है इन टेस्ट वगैरह के अंदर। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है, चलो यार कलर चेंज कर लेते हैं तुम लोग के लिए, खुश रहो यार। चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो इस टेस्ट के अंदर अपन क्या फैक्ट यूज करते हैं कि मेटालिक कार्बोनेट्स व्हेन हीटेड इन अ चारकोल कैविटी डीकंपोज टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। द ऑक्साइड अपीयर एज कलर्ड इंक्रस्टेशन और रेसिड्यू इन द कैविटी. In certain cases, the oxide form partially undergo reduction to the metallic state, producing metallic beads or scale. एक एग्जांपल लिखूंगा, समझ जाना क्या हो रहा है। ZnO4 को अपन ने लिया, Na2CO3 के साथ मिलाया, तो ये कार्बोनेट बन गया। ठीक है, कार्बोनेट को अपन ने लिया, इसको अपन ने हीट किया कैविटी के अंदर, तो ZnO बनना, जो येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड होता है। ये याद रखना, ये चीज कई बार पूछी जाती है। ठीक है, ये मैंने शायद आपको बताया भी था सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली इससे आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी क्या टेबल बनती है, कि कैसे आप पता करते हो। ठीक, तो यहां पे अगर आपका रेसिड्यू किस तरह का है, ये एक टेबल का साइड हो गया। एक है मेटालिक बीड कैसी बन रही है, मेटालिक बीड, और लास्ट में इन्फेरेंस की क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं। तो रेसिड्यू अगर आपका येलो व्हेन हॉट व्हेन व्हाइट व्हेन कोल्ड है, येलो व्हेन हॉट व्हाइट व्हेन कोल्ड, अगर इस तरह का आपका है तो यानी कि, और मेटालिक बीड कहीं भी नहीं बन रही, यानी Zn2+ है। मेटालिक बीड मतलब मेटल के दाने टाइप्स एक फॉर्मेशन, तो वो नहीं हो रही, तो Zn2+ है। ब्राउन व्हेन हॉट, येलो व्हेन कोल्ड। ठीक है, तो और आपकी ग्रे कलर की बीड बन रही है जो पेपर पे मार्क बनाती है। ग्रे कलर की बीड में जो पेपर पे अगर आप डालते हो तो पेंसिल जैसा मार्क बन जाता है, यानी Pb2+ है, लेड का आयन है। अगर आपकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक रेसिड्यू बन रही है जो है ही नहीं, इसके अंदर रेड, और मतलब रेसिड्यू नहीं बन रही है लेकिन रेड कलर के बीड बन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है Cu2+। रेड वाला जब भी कहीं आ रहा है तो आप Cu2+ वगैरह का सोच सकते हो कि रेड होता है ना, कॉपर आपने देखा होगा, तांबा। यहाँ पे होता है व्हाइट रेसिड्यू विच ग्लोज व्हेन हीटिंग। ठीक है, ग्लोज ऑन हीटिंग। या मैं हर चीज डिटेल में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यार फालतू में टाइम वेस्ट होगा। आप लोग प्लीज अपने नोट्स जब बना रहे हो तो आप लिखते जाइए, क्योंकि लिखने से याद भी होगा। ठीक है, तो व्हाइट कलर की रेसिड्यू विच ग्लोज ऑन हीटिंग, ऐसा जब हो रहा है और मेटेलिक बीड नहीं बन रही किसी भी तरह की, तो हम कह सकते हैं कि या तो Ba2+ होगा, या Ca2+ होगा, या Mg2+ होगा, सेकेंड ग्रुप के आयंस। ठीक है, और अगर ब्लैक कलर की बीड बन रही है, ठीक है, और कोई तरह का मेटेलिक बीड नहीं बन रहा है, तो हम कुछ डेफिनेट नहीं कह सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या, चारकोल कैविटी टेस्ट। और इसी के साथ अपन आ जाते हैं अपने लास्ट वाले फिजिकल टेस्ट के ऊपर, या ड्राई हीटिंग टेस्ट पे, जो है आपका कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। अब ये क्या होता है यार, अगर आपका रेसिड्यू जो है वो व्हाइट कलर का बचता है आफ्टर चारकोल कैविटी टेस्ट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ड्रॉप ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डालनी है इन द चारकोल कैविटी। A drop of water is then added and the mass is heated in an oxidized flame using blowpipe. It is cooled and 1 or 2 drops of cobalt nitrate solution is added and then again heated in the oxidizing flame. Different metals give different colored mass as given in the table. अब मैं बताता हूँ, टेबल बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, हमने देखा था यार ZnCO3 से ZnO बना था पिछली वाली स्लाइड के अंदर। अब अपन ने क्या किया, कोबाल्ट नाइट्रेट को हीट किया, ये कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है आपका, हीट किया तो इससे आपका COO बन जाता है। अब ये COO जो है वो ZnO के साथ मिलके ZnO.COO बना देती है, जिसको COZnO2 बनाते हैं। इसका कलर होता है रिनमैन्स ग्रीन। अब ये रिनमैन भाई होगा कोई यार, रिनमैन्स ग्रीन
होगा भाई कोई यार, याद थोड़ी रखते हैं सबके नाम, ठीक है। तो इसके मैं आपको बता देता हूँ रिजल्ट्स। अगर आपका जिंक है तो ग्रीन कलर का मास बनेगा, ये दिख रहा है ग्रीनवेंस ग्रीन, तो ग्रीन कलर का मास बन रहा है। अगर एल्यूमिनियम है तो ब्लू कलर का मास बनेगा। अगर मैग्नीशियम है तो पिंक कलर का मास बनेगा, और अगर टिन है तो ब्लूइश ग्रीन कलर का मास बनेगा, ठीक है। तो ये आप याद करिए। अब इसी के साथ यार अपने ड्राई हीटिंग वाले टेस्ट सारे खत्म होते हैं, और अब अपन आगे बढ़ने वाले थोड़ी बेहतरीन दुनिया के अंदर, जो है आपके सॉल्युबिलिटी, सॉरी, जो आपका एनालिसिस ऑफ आयंस वगैरह का है, ठीक है। तो अपन देखेंगे थोड़े इंडिविजुअल टेस्ट वगैरह। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं ये आपको याद करनी है। स्पेशली मैं बता देता हूँ क्या क्या ज्यादा जरूरी है। फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है। ड्राई हीटिंग टेस्ट के अंदर गैस इवॉल्व कौन से कलर की हो रही है उससे क्या पता चल रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट के सारे कलर बहुत ज्यादा जरूरी है। बोरेक्स बीट टेस्ट आप स्किप कर सकते हो एक बार के लिए, एनसीईआरटी के अंदर जाना, पी ब्लॉक के अंदर उसके अंदर दिया वो याद कर लेना। चारकोल कैविटी भी कोई खास इतनी ज्यादा जरूरत मैं कहूंगा नहीं। कोबाल्ट नाइट्रेट भी भाई ठीक है, वो टेबल छोटी सी आप याद कर सकते हो। तो अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि भाई यार इतना मुझसे याद नहीं हो रहा, जितना थोड़ा सा ही बताओ, तो फिजिकल अपीयरेंस याद कीजिए, गैस इवॉल्व कौन कौन सी याद कीजिए, फ्लेम टेस्ट याद कीजिए। करना सब कुछ याद है। ऐसा मत बोल देना कि भाई क्वेश्चन आ गया और कल भी देखो बोल रहे हो कि भाई आपने तो बोला था स्किप कर दो, भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो मैंने पढ़ाया ही नहीं उससे भी आ जाए। जेईई का सिलेबस का कोई भरोसा नहीं है, हर साल 2-4 क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस जाते हैं, किसी भी किताब में होते नहीं है, तो वो होता रहता है। तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते। आपको ध्यान देना है कि यार जो चीज हम कर पा रहे हैं उसको हम कर पाए, ठीक है। ओके 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 गाइस, तो अब यार अपन ने क्या क्या देख लिया अभी तक, अपने प्रीलिमिनरी टेस्ट सारे के सारे देख लिए। अब अपन देखने वाले हैं एक चीज जिसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी चार्ट, और उसके बाद अपन चालू कर देंगे अपने वेट एनालिसिस ऑफ एनायंस या एसिडिक रेडिकल्स, ठीक है। तो एक चीज अपन फटाफट से देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली यार ये होती है कि आप किसी सॉल्ट को लो और उसको पानी में डुबाओ और उसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे पता करोगे कौन सा है, ठीक है। तो मैं पहले आपको कुछ ऐसे वाले सॉल्ट बता देता हूँ, कुछ ऐसे एनायंस बता रहा हूँ, यहाँ पे एनायन की बात चल रही है जो ऑलमोस्ट सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, कुछ कुछ सॉल्युबल होते हैं। तो अभी मैं जो लिस्ट बताने वाला हूँ उसके अंदर से आपको केवल लर्न दोज हु आर सॉल्युबल, और बाकी आपको अपने आप याद हो जाए क्योंकि ऑलमोस्ट सभी इनसॉल्युबल है। तो CO3 2- जो है ना, CO3 2- अच्छे से सुनना और लिख देना कहीं पे और याद कर लेना। Except carbonates of alkali metal and of ammonium, all other normal carbonates are insoluble, ठीक है। तो कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाई मेटल और अमोनियम को हटा दो तो सारे इंसॉल्युबल हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, केवल जो सॉल्युबल है उसको याद करना है। तो क्या क्या याद कर लो कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं ना, सोडियम वगैरह हो गए, पोटेशियम हो गए, और अमोनियम, इन आयंस के अलावा जितने भी ये तीन है जो सॉल्युबल होते हैं इन केस ऑफ कार्बोनेट्स, बाकी सारे इनसॉल्युबल है। तो इनमें आपको ये याद करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि यार अगर अपन जैसे किसी एक आयन की अगर अपन बात करें एनआईएन की, तो उसके साथ कौन कौन से केटायन सॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाली पर बातें कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये सॉल्युबिलिटी चार्ट हो गया आपका। एक होता है आपका HCO3 बाइकार्बोनेट, ऑल आर सॉल्युबल, ऑल आर सॉल्युबल, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है ये तो यार, ऑल आर सॉल्युबल, ठीक है। फिर हो गया आपका SO3 2-, SO3 2- के अंदर मेरे भाई क्या होता है, ओनली सल्फाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड ऑफ अमोनियम आर वाटर सॉल्युबल, द सल्फाइड ऑफ अदर मेटल्स आर ईदर स्पेरिंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसके अंदर भी सेम है, सेम एज दिस, ठीक है। सॉरी आपका एल्कली मेटल्स एंड अमोनियम के अलावा सारे इनसॉल्युबल होते हैं, तो इसमें आप सेम चीज याद कीजिएगा। फिर आता है आपका S2- सल्फाइड। सल्फाइड के अंदर क्या रूल होता है, द एसिड नॉर्मल एंड पॉलीसल्फाइड ऑफ एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। वापस से एल्कली मेटल देखो आ गया यहाँ पे। The normal sulfides of most other metals are insoluble. Those of alkaline earth metals are sparingly soluble but are gradually changed by contact with water into soluble hydrogen sulfides. तो ये वाले जो होते हैं इसके अंदर वापस से soluble होते हैं आपके, ठीक है। सेम टू सेम आपका लॉजिक वापस से आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अमोनियम का मेंशन नहीं है कहीं पे भी, आपको केवल Na K+ इनका याद रखना है। लेकिन इसके अंदर एक बात और बता रखी है कि इसके अंदर अगर अपन जैसे कोई Mg2+ वगैरह डालते हैं, ठीक है, कैल्शियम 2+ वगैरह डालते हैं, क्या है ये एल्कलीन अर्थ मेटल वगैरह डालते हैं, तो थोड़े से सॉल्युबल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है बाइसल्फाइड्स बना लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेते हैं, HS- बना लेते हैं, तो ये सॉल्युबल हो जाता है आपका। तो ये सब आप फैक्ट्स याद रखिएगा। इसके अलावा आपके एक और जैसे बात करें PO4 3- की, PO4 3- जो आयन है ना आपका एनायन, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, द फॉस्फेट ऑफ एल्कली मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम एंड अमोनियम। एमोनियम और लिथियम इसमें नहीं लेना है, ठीक है, ये दोनों हटा दो। इसके अलावा जितने भी एल्कली मेटल्स है वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। प्राइमरी फोस्फेट ऑफ alkaline earth metals are soluble. All phosphates of other metals and also the secondary and tertiary phosphate of alkaline earth metals are sparingly soluble or insoluble in water, ठीक है। तो ये हालांकि आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब मैं बता देता हूँ प्राइमरी का मतलब होता है, प्राइमरी का मतलब होता है H2PO4-,
ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। HPO4 2- होता है आपका सेकेंडरी, और टर्शियरी होता है PO4 3-। तो इसके अकॉर्डिंग आप याद कर लीजिए कि PO4 3- की अगर अपन बात करें, ठीक है, PO4 3- इसके अंदर क्या होता है, एल्कलीन अर्थ मेटल भी इसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो एल्कली मेटल्स तो होते ही हैं इन दोनों के अलावा, एल्कलीन अर्थ मेटल भी होते हैं इसके केस में, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये तो यार ऐसे हो गए। अब इसके अलावा एक और होता है आपका SO4 2-। अब ये बड़ा बेकार है, SO4 2- कुछ भी हो सकता है, ठीक है। SO4 2- इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता है। ये कैटेगरी जो है आपकी ना सॉल्युबिलिटी लर्न सॉल्युबल, इसके अंदर नहीं आता। तो ये मैंने क्या बताया, ये जो एनायंस है इनके साथ कौन कौन से कैटायन सॉल्युबल है आप याद कर लीजिए, कोई कोई है, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं। तो कोई पूछे CO3 2- के साथ बताओ कि कोबाल्ट, क्या कोबाल्ट 2+ का सॉल्युबल होगा, तो मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या देखा कि Na+, K+, NH4+ के अलावा सारे इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, SO4 2- थोड़ा बेकार है, बेकार आदमी एकदम। ये जो है आपका कुछ भी हो सकता है। तो सल्फेट्स ऑफ बेरियम, सिल्वर, लेड आर, मैं लिख देता हूँ एक बार, SO4 2- इसके अंदर एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। इसके अंदर आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें अपन वैसा लॉजिक नहीं लगा सकते जैसा अपन ने थोड़ी देर पहले लगाया था कि भाई सॉल्युबल वाले याद कर लिए, बाकी सारे इनसॉल्युबल होते हैं। Sulfates of barium, silver, lead are insoluble in water. Those of calcium and mercury 2+ are slightly soluble. Some basic sulfates of mercury, bismuth, and chromium are also insoluble, but these dissolve in dilute hydrochloric or nitric acid. अब मुझे पता है ये बहुत सुनने में अजीब चीज लगी, तो यार ये आपको याद ही करना पड़ेगा। SO4 2- में आपको कोई लॉजिक नहीं बता सकता, जैसे मैंने पहले बताया। अब अपन एक तीसरी कैटेगरी देखते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि यार ज्यादा से ज्यादा उसमें सॉल्युबल होते हैं, नॉन इनसॉल्युबल, ठीक है। इसमें अपन को याद करने की कौन कौन से कैटायन इनसॉल्युबल है, बाकी सारे सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो इसमें आपका पहला आ गया NO2- और NO3-। इसके अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट AgNO2। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंग का मतलब है कि ये कम होते हैं काफी, ठीक है। नाइट्रेट्स ऑफ मरकरी, नाइट्राइट होता है ये वाला और नाइट्रेट होता है ये वाला। तो नाइट्रेट्स ऑफ मरकरी एंड बिस्मथ गिव बेसिक सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर, दीज आर सोल्यूबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, आप याद कर सकते हैं, बट इसमें आपको मेन याद रखना है कि AgNO2 के अलावा सारे नाइट्राइट सोल्यूबल होते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया, मरकरी बिस्मथ के अंदर बेसिक सॉल्ट मिलता है ट्रीटमेंट वाटर, जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है अपना एसीटेट आयन, एनायन, ठीक है। इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, एसीटेट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट Ag+ एंड मरकरी 2+, ठीक है। इनके अलावा सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल या लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसके अंदर आपको इनसॉल्युबल वाले याद कर लेने हैं। Cl- के अंदर क्या होता है मेरे भाई, Cl- के अंदर देखो मोस्ट क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं वापस से, लेकिन कुछ कुछ नहीं होते हैं। PbCl2 जैसे स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, लेकिन एक कोल्ड सॉल्युबल के अंदर, ये कोल्ड के अंदर सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन बॉइलिंग वाटर के अंदर आराम से पिघल जाता है। Hg2Cl2, ठीक है, ये वापस से इनसॉल्युबल है आपका, ठीक है। AgCl आपका इनसॉल्युबल है, CuCl आपका इनसॉल्युबल है, आपका BiOCl इनसॉल्युबल है, आपका SbOCl इनसॉल्युबल है, आपका नीचे लिख देता हूँ, Hg2OCl2 भी इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं ये चीजें। Br- की बात करें, Br- के अंदर वापस से एक लिस्ट आती है। इसके अंदर आपको 3 याद रखने, केवल मरकरी, सिल्वर, दोनों के +1 वाले, और कॉपर प्लस, ठीक है। इसको हटा यार, ये अपना अलग चल रहा है नीचे। क्या क्या देखा अपने, Ag+, Hg+, Cr+ के जो ब्रोमाइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। लेड ब्रोमाइड भी आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, लेकिन जैसे जैसे आप बॉयल करते हो तो हो जाता है। आप देखो ये बिहेवियर दोनों के अंदर दिख रहा है, Cl- और Br- दोनों के अंदर अगर लेड क्लोराइड को अपन हीट करते हैं तो सॉल्युबल हो जाता है, और बाकी सारे सॉल्युबल है। मैंने क्या बोला है, मैंने जो लिख रखे हैं इनको याद कर लो, ये इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल, बाकी सारे सॉल्युबल है फॉर दीज एनायंस। और पहले मैंने क्या बताया था, जो लिखे हुए हैं वो आपके सॉल्युबल है, बाकी सारे इनसॉल्युबल है। तो काफी अच्छी एक टेबल हो गई यार, आप इस तरह से याद कर सकते हो, और इन पे क्वेश्चंस आते हैं तो यार याद करनी चाहिए आपको ये चीज। अगर घबराओगे तो जेई नहीं निकलने वाला है, समय लो अपना, एक हफ्ते से याद करो, लेकिन करो, ठीक है। लास्ट अपना आ जाता है आयन I- में क्या होता है, सिल्वर, मरकरी 1, मरकरी 2, कॉपर 1, ठीक है। अब मैं इतने सारे यार, सिल्वर, मरकरी 1, मरकरी 2, कॉपर 1, लीड एंड बिस्मथ 3, आयोडाइड्स आर द लीस्ट सॉल्युबल सॉल्ट्स, लेकिन सारे बाकी आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सॉल्यूशन वाली टेबल भी मैंने बना दी अच्छे से कि भाई सॉल्युबिलिटी चार्ट कैसे होती है। तो आप प्लीज याद कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आगे मत बढ़ जाना इसको याद किए बिना, पछताओगे, बड़ा पछताओगे, ठीक है।
चलो यार अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आने वाले मेन चीजों पे, जो है आपका एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल्स। ठीक है, ये काफी बढ़िया चीज है, एसिड रेडिकल्स के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले यार अपन प्रिलिमिनरी टाइप के टेस्ट देखेंगे, सिंपल वाले टेस्ट को देखेंगे। तो इसमें आते हैं दो तरह के ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप ए, एक है आपका ग्रुप ए। इसमें क्या होता है यार कि इसमें वो एनायन होते हैं जिसके अंदर अपन डाइल्यूट HCl डाल के भी काम चला लेते हैं। डाइल्यूट HCl या H2SO4 डालते हैं और उसके बाद अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये होते हैं ग्रुप ए। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो आपने क्या किया, जो सॉल्ट लिया इसके अंदर आपने ये डाला डाइल्यूट HCl या H2SO4 डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर अब कोई गैस वगैरह आती है तो उस गैस के बेसिस पे अपन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका कि एफरवेसेंस विद एवोल्यूशन ऑफ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस व्हिच टर्न्स व्हाइल लाइम वाटर मिल्की। अब तुम पॉज करके बताओ ये क्या हो सकता है। ये सिंपल सी बात है, CO2 है, इसका मतलब है कि CO3 2- प्रेजेंट है। तो एफरवेसेंस लाइम वाटर को मिल्की टर्न अगर कर रहा है तो यानी कि CO2 है उसके अंदर। Evolution of colorless gas having smell of rotten egg which turns lead acetate paper black। अब बताओ, ये भी मैंने बताया था कि ये देखो इजी चीज ये कि यार एक बार आप याद कर लेते हो ना तो आगे अपने आप डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं। तो अपन ने अगर याद कर लिया कि भाई रॉटन एग वाली स्मेल कौन सी है, कौन सी गैस की है जो लेड एसीटेट के पेपर को ब्लैक टर्न कर दी, तो वो याद आएगा उस समय भाई H2S गैस की बताया था मैडम ने। तो ये H2- अपने पास आयन आ जाता है। फिर आता है कलरलेस गैस हैविंग सफोकेटिंग ऑर्डर लाइक बर्निंग सल्फर व्हिच टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 का जो सॉल्यूशन होता है उसको ग्रीन कर देती है, उसके पेपर को ग्रीन कर देती है। तो कौन सी गैस, ये भी मैंने बताया था, ये होती है आपकी SO2 गैस, यानी SO3 2- आयन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर एवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन पंजेंट स्मेलिंग गैस व्हिच टर्न्स, पहला कि FeSO4 सॉल्यूशन रेडिश ब्राउन, सॉरी FeSO4 सॉल्यूशन ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, ब्राउनिश ब्लैक एंड वेट स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू। अब याद करो, ये भी मैंने बताया था, ये NO2 गैस रिलीज हो रही है, यानी कि NO2- आपका है। मैंने टेस्ट की जो डेफिनेशन है वो लिख बता दी आपको बोल के, आप उसको प्लीज नोट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये दिमाग में होनी चाहिए कि भाई रेडिश ब्राउन पंजेंट स्मेलिंग गैस है NO2। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये FeSO4 सॉल्यूशन को ब्राउनिश ब्लैक कर देगी, आपको पता होना चाहिए। वेट स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू करना चाहिए। कलरलेस गैस हैविंग स्मेल ऑफ विनेगर का मतलब क्या है आपका कि एसिटिक एसिड आ रहा है, यानी कि एसिटिक एसिड वाला जो आपका आयन है वो है। नो पेक्यूलियर गैसेस इन्वॉल्व का मतलब है ये वाला ग्रुप आपका अवेलेबल नहीं है, आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले अपन ने प्रिलिमिनरी टेस्ट वगैरह करके देखे, सॉल्युबिलिटी वगैरह देख ली। अब अपन क्या करेंगे, वेट टेस्ट। वेट टेस्ट में क्या करते हैं, पहले ग्रुप ए के आयन को टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 और HCl डालो। अगर इनमें से कोई टेस्ट आ गया कि भाई पंजेंट स्मेलिंग रॉटन एग गैस आ गई तो अपन कह देंगे H2- आयन है। अगर ऐसा हो गया कि भाई लाइम वाटर मिल्की टर्न हो रहा है, कलरलेस गैस है, तो अपन कह देंगे कार्बोनेट है। अगर पंजेंट स्मेलिंग गैस आ रही है जो बर्निंग सल्फर की तरह लग रही है, जो आपके एसिडिफाइड K2Cr2O7 पेपर को ग्रीन टर्न कर रही है, तो यानी कि SO2 गैस आई है, यानी SO3 2- है। अगर ऐसी स्मेल है जो दूसरे वाला टेस्ट दे रही है तो ये, और अगर विनेगर टाइप है तो ये। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मैंने बता दिया सब। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट पास नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाला ग्रुप है ही नहीं, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन किसमें आएंगे फिर, ग्रुप बी के अंदर, जिसमें अपन क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HCl या H2SO4 डालते हैं। ठीक है, या अगर आप लैब में देखोगे तो इसमें अगर हाथ डाल देते तो हाथ जल भी जाता है कई बार लोगों का, तो ऐसी हरकतें ना करें। ठीक है, ये क्या बता रहा हूँ लोगों को मैं। तो अपन चलो यार स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहला आपका अपन देखते हैं कि कलरलेस गैस अगर निकल इसकी पंजेंट स्मेल है which gives dense white fumes with a glass rod dipped in NH4OH। तो आप क्या करो, इसके अंदर ग्लास रॉड डालो जो NH4OH में लिपटी हुई हो, और जो गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, वो अगर आपको डेंस व्हाइट फ्यूम दे रही है, इसका मतलब है कि आपका HCl गैस आई है और वो Cl- आपके आयन से आई है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कलरलेस गैस निकल रही है विद पंजेंट स्मेल ऑन एडिंग concentrated H2SO4 या HCl which gives dense white fumes with a glass rod dipped in NH4OH, यानी कि Cl- आयन था। अगर रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है विद पंजेंट स्मेल, इंटेंसिटी ऑफ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इंक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ अ पिंच ऑफ सॉलिड MnO2। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है जो मैंने बोला, और स्टार्च पेपर जो है वो ऑरेंज रेड टर्न हो रहा है, ये मैंने बताया था, याद करो, यानी कि Br2 आपकी इन्वॉल्व है, यानी कि Br- आयन है। अगर एवोल्यूशन ऑफ वॉयलेट पेपर हो रहा है जो टर्न कर रहे हैं आपके स्टार्च पेपर को ब्लू, तो मैंने बताया था आयोडीन है, आयोडीन वॉयलेट कलर की होती है, याद कर सकते हो आप, इसके अंदर वॉयलेट कलर की चीजें ज्यादा निकलती है। NO2 के अंदर अगर आपकी ऐसा हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO डालने पर सेम चीज आ रही है कि एवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन फ्यूम्स व्हिच इंटेंसिफाइज ऑन एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग्स और बिट्स ऑफ फिल्टर पेपर। ठीक है, या स्टार्च आयोडाइड पेपर डेवलप्स अ ब्लू ब्लैक स्पॉट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन I2 स्टार्च कॉम्प्लेक्स। ऐसा अगर हो रहा है यानी NO2 गैस निकल रही है, यानी कि NO3- आयन है। नोट करना डिफरेंस
कि आपका जो पहला था उसमें डाइल्यूट HCl के अंदर आपकी रेड ब्राउन बन जाएगी जो FeSO4 सॉल्यूशन को आप कर देंगी ब्राउनिश ब्लैक, और वेट स्टार्ट आयोडाइड पेपर को ब्लू कर देंगी। वो पहले हो रहा था। अब हमने क्या किया कि यार इसके अंदर आपका वीक वाले से रिएक्शन ही नहीं होगी, आगे होगी डायरेक्ट। तो इसमें अपन देखेंगे कि कॉपर टर्निंग्स जो होती है ना वो ऐड करने पर फ्यूम्स ज्यादा बनेगी। ऐसा हो रहा है ना तो ही आप कहोगे कि NO3- है। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भैया यार ये क्या कर दिया, आप समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या चल रहा है। तो देखो बेसिकली प्रोसीजर क्या मैं समझाता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन याद तो तुम कर लोगे, जो भी मैंने बोला उसको पॉज करके लिखते जाओ। मैं काफी क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ कि भाई क्या क्या रिएक्शन वगैरह हैं, तो आप याद कर लो उसको। बट समझने का एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई क्यों काम कर रहा है टेस्ट। तो अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपन जैसे सॉल्ट लिया उसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला, तो अब कुछ लोग बोलेंगे पहले कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं डाला, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO को जैसे ही डालते तो डाइल्यूट वाली रिएक्शन भी हो जाती है, तो उनको पता ही नहीं चलता। अब जैसे NO2 और NO2 जैसे दोनों केस में निकल जाती है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे ना तो आपका NO2 वाले के NO2- के अंदर भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि देखो जो वीक जिसको वीक रिएक्शन हो रही है वो स्ट्रॉन्ग में भी तो हो ही जाएगी, है ना। अगर वीक HCl के अंदर ये NO2- रिएक्शन दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग या कॉन्सेंट्रेटेड HCl में भी दे देगा, ठीक है ना। तो अपन पता नहीं कर पाएंगे कि NO2- है NO3-, तो इसलिए अपन ने टेस्ट इस तरह से बनाया कि पहले अपन क्या करते हैं डाइल्यूट वाला डालते हैं, ताकि एक बार डाइल्यूट में रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब यार पता चला डाइल्यूट में नहीं हो रही तो ही अपन कॉन्सेंट्रेट में जाएंगे, ठीक है। डाइल्यूट में होगी तो पता चल गया कि NO2- है। अब अपन पहले ही कॉन्सेंट्रेट डाल देते तो पता थोड़ी चलता कि ये है कि ये है, लेकिन अपन ने पहले डाइल्यूट डाला, देखा कि रिएक्शन हो गई तो कह दिया कि NO2- है। और अगर रिएक्शन नहीं हुई बाय द वे तो अपन कहेंगे कि यार NO2- तो हो ही नहीं सकता, और फिर अगर कॉन्सेंट्रेट डालने पर तो अपन डायरेक्टली श्योरली कह सकते हैं कि NO3- है। तो यार अब ये जो मैंने बताया है ना इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर तुम इस चैप्टर में कुछ भी याद नहीं करना चाहते हो ना, कुछ भी एक तिनका तक याद नहीं करना है, तो मैंने अभी जो बोला ना आपको एनालिसिस ऑफ आयन, मैंने जो आपको बताया ना HCl डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट के क्या टेस्ट होते हैं और क्या आयन है और क्या इसके अंदर गैस आ रही है, अगर जिंदगी में कुछ भी याद नहीं कर रहे हो ये एटलीस्ट याद करके जाना। ये आपके क्लास 12 के बोर्ड प्रैक्टिकल के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके जेई मेन जे एडवांस में भी कुछ क्वेश्चन आप केवल इस इंफॉर्मेशन से भी बना दोगे, ठीक है। तो ये आपको एटलीस्ट याद करना है, क्योंकि यार ये चैप्टर क्या थोड़ा बड़ा है, इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर सब चीज याद नहीं कर पा रहे हो तो मैं हर चैप्टर में से बताते जा रहा हूँ कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको बताया था कि भाई वो फ्लेम वाले टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मेल वाले टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस वाले टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर सॉलिबिलिटी चार्ट मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने बोला कि आपको ये जो मैंने बताया ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर है, तो इसको मत भूल जाना गलती से भी, अभी याद करो भाई, ठीक है। ये तो पक्का होना ही चाहिए, इतना पता होना ही चाहिए, वरना तुम 12th भी पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलो ये याद करो आप लोग। अपन आगे बढ़ते हैं कुछ और चीजें कि सॉरी, हाँ अभी मैंने जो बताया था ये ग्रुप बी नहीं था, ठीक है, सॉरी मैंने गलती से बताया था, ग्रुप ए ही था वो, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर दो तरह की कैटेगरी थी, एक था डाइल्यूट वाला, एक था कॉन्सेंट्रेटेड वाला, ठीक है। अब अपन ग्रुप बी पे आते हैं। ग्रुप बी बेसिकली वो वाले एनायन होते हैं जिसके अंदर दोनों तरह की रिएक्शन नहीं होती कि भाई दोनों से ही नहीं होता, तो ऐसे दो तरह के होते हैं आपके, ठीक है। पहला होता है आपका ऐसा वाला जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन टाइप की रिएक्शन देना चाहते हैं, उसमें क्या क्या आयन आपके CrO4 2-, Cr2O7 2-, एक ये वाला हो गया आपका बी के अंदर दो सब ग्रुप, ठीक है। और एक और हो गया आपका प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और दूसरी की प्रेसिपिटेशन वाली जो SO4 2- आपने देखा तो SO4 2- कहीं भी नहीं आया था, PO4 3- कहीं भी नहीं आया। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन डाइल्यूट डाल के देखा, फिर कॉन्सेंट्रेट देखा, दोनों भी नहीं हो रहा तो अपन इनके टेस्ट करेंगे, ठीक है। इनकी टेस्ट यार अपन बाद में देख लेंगे आपकी कैसे क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। अब हाँ अपन एक चीज और देखते हैं कि यार एक कॉन्सेप्ट होता है आपका सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट या वाटर एक्सट्रैक्ट नाम करके, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है आपका टेस्टिंग का प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन वाली चीज है यार, कि अपन जब टेस्ट कर रहे होते हैं ना रेडिकल्स के, तो अपन ऐसे ही नहीं कर देते कि भाई ऐसे ही पानी में ले लिया कर दिया, कई बार अपन इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो उसको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। ये चीज अगर आपको डिटेल में जाननी हो तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी में आई थिंक ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर इसमें दिया हुआ है थोड़ा बहुत, बट ये मुझे एकदम फालतू इन्फॉर्मेशन लगती है, सो मैं आपको नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो गया आप लोग, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। इसमें बस आप ये याद कर लीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट जो होता है ना, ठीक है, ये आपका CO3 2- और HCO3 2- के अंदर नहीं यूज होता है। इतना याद रख लीजिएगा कि आपका जो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि ये टेस्ट ज्यादा अच्छे से होते हैं इसलिए बना देते हैं, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है फालतू की, ठीक है। लेकिन इन दोनों आयन से केस में नहीं होता है। अभी जो मैंने लास्ट में बोला वो भूल जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता है, पूरी तरह से टाइम पास इन्फॉर्मेशन थी। अब यार अपन देखने वाले हैं कुछ इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। तो यार अभी तक अपन ने क्या किया जिंदगी में, अपन ने अब तक कुछ मेजर टेस्ट देख लिए। अब जैसे तुम्हारे कोई गैस आई, ठीक है, जैसे तुमने डाइल्यूट HCl डाला और चलो ठीक है मिल्क लाइम वाला फ्लेवर आ गया कि यार लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो क्या तुम 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि यार ये CO3- 2- आयन ही है?
ऐसा भी तो हो सकता है कोई इम्प्योरिटी रह गई हो, या हो सकता है कोई जबरदस्ती का जाग बन गया हो, या तुमने टेस्ट सही से नहीं किया हो, या आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ माल मटेरियल फालतू का पड़ा हो, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो हम एक कंफर्मेशन टेस्ट नाम करके चीज भी डिफाइन करते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि यार हर आयन के लिए अपन कुछ कंफर्मेशन करने के लिए टेस्ट डिजाइन करते हैं कि यार ये तो चलो अपन ने डाइल्यूट HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl वगैरह डाल के चलो एक बार टेस्ट कर लिया कि ठीक है ये चीज हो सकती है। अब आपको उसे कंफर्म करना है, तो अब अपन एक एक करके हर ग्रुप के अंदर जा जाके अपन देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब ये वाली चीज आपकी थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी, बहुत सारा याद करने का है। तो सबसे पहले अपन आते हैं CO3 2- के अंदर ग्रुप ए का है, जिसके अंदर अपन HCl H2SO4 डाल के एक्टिंग करते हैं। तो इसके अंदर अपन डाइल्यूट HCl डालते हैं, आपको बताया था मैंने। तो इसका एक टेस्ट होता है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, जो आपको पता ही है कि कलरलेस गैस आती है। एक आता है आपका लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट भी मैंने, तो अब मैं रिएक्शन बता देता हूँ। जैसे CO3 है, उसके अंदर आप H2SO4 डाल रहे हो डाइल्यूट, तो ये बेसिकली CaSO4 निकालेगा प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो CO2 बन रही है ना, ये आपकी बेसिकली लाइम वाटर वाली, सॉरी, ये कलरलेस गैस निकलती है जो ब्रिस्क एफरवेसेंस देती है, जाग टाइप बेसिकली। फिर एक आता है आपका लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, या बेराइटे वाटर टेस्ट। इसमें आप क्या करते हो, ये जो गैस बन रही है इसको पास करते हो आप किसके अंदर, CaOH वोल्टेज, जो लाइम वाटर होता है। तो इसमें आपकी CaCO3 का डिपोजिशन हो जाती है जो मिल्की होती है। तो ये लाइम वाटर टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। अब अगर अपन बहुत ज्यादा CO2 पास करते हैं ना, और ज्यादा पास करते हैं, तो CaHCO3 वोल्टेज बनता जाता है जो सोल्यूबल होता है, तो आपकी मिल्कीनेस जो होती है चली जाती है। तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बता दूंगा इसके लास्ट में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन यूज कैसे करनी है, पर एक बार आप ये याद करते जाओ, ठीक है। एक होता है मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट फॉर सॉल्युबल कार्बोनेट्स, ठीक है। तो कई बार क्या होता है यार कि आपका कई सारे जो कार्बोनेट्स होते हैं ना सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे CO3 2- किसी में सॉल्युबल हो गया, एक्वस हो गया, तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर MgSO4 डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, MgCO3 बन जाता है, जो व्हाइट कलर की डिपोजिशन बन जाती है। अपन इस डिपोजिशन को देख के कह सकते हैं कि हाँ भाई ये कार्बोनेट आयन ही है। एक और टेस्ट होता है आपका, तो मैं टेस्ट को ऐसे एरो करके लेबल कर देता हूँ, आप याद कर जाए। सारे टेस्ट का नाम भी और रिएक्शन भी मैं लिखता जा रहा हूँ। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। अपन क्या करते हैं, CO3 2- जैसे किसी सोल्यूशन में है, इसमें अगर अपन ने सिल्वर नाइट्रेट डाला तो Ag प्लस इसके साथ Ag2CO3 की पीपीटी बना लेगा, जो व्हाइट कलर की होती है। तो इससे आप पता कर सकते हो, ये व्हाइट पीपीटी जो होती है HNO3 और अमोनिया में सॉल्युबल होती है। ये प्रेसिपिटेट येलो या ब्राउन बन जाता है अपॉन एक्सेस एडिशन ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इससे Ag2O बन जाता है। अगर बहुत ज्यादा डालोगे ना इसमें ये CO3 2- वगैरह, तो Ag2O इसमें डिपोजिट हो जाएगा, जो आपका येलो या ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और अगर अपन इसको बॉयल करते हैं ना Ag2CO3 को, तो भी ये ब्राउन कलर की डिपोजिशन हो जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी होते हैं यार आपके, ठीक है, आप याद कर लो। फिनोल्फ्थरीन जो होता है वो पिंक हो जाता है, सॉल्युबल कार्बोनेट्स इन सॉरी, फिनोल्फ्थरीन जो होता है आपका इंडिकेटर होता है, आपने पढ़ा होगा आयनिक के अंदर, वो पिंक बन जाता है अगर सॉल्युबल कार्बोनेट डाला जाता है, एंड कलरलेस हो जाता है अगर सॉल्युबल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आप याद कीजिए। मरकरी 2 क्लोराइड डज नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद हाइड्रोजन carbonate ions, while in a solution of normal carbonates a reddish brown precipitate of basic mercury 2 carbonate is formed। ये मैं बता देता हूँ रिएक्शन क्या है। ये बेसिकली ऐसी कुछ रिएक्शन बताना चाह रहे हैं। ये देखो, अब ये यहाँ पे थोड़ी फालतू इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। आप चाहें तो याद कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कंफर्मेशन टेस्ट जो ऊपर वाले हैं वो एटलीस्ट याद होने चाहिए। ये रिएक्शन जब होती है तो इस तरह कुछ बन जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन बेसिकली बन गया, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन बताना चाह रहे थे ये, कि भाई ऐसा भी होता है कि आप मरकरी का अगर कोई आपके पास क्लोराइड है उसमें आप डालो, इस तरह की कंपाउंड बन जाती है। अब कई बार जे एडवांस में ऐसा पूछा जा सकता है कि बता तुम कितने एटम, जो तो काउंट करोगे 3 + 1 + 3 कितने हो गए, 7 + 4 11 एटम रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। लाइम वाटर टेस्ट जो होता है वो SO2 भी शो करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी एक बात नोट करने के ऊपर, जो लाइम वाटर टेस्ट है खुश हो गए, अरे भाई देखो, अरे मिल्कीनेस आ रही, ये SO2 भी शो करता है। लेकिन अपन एक आगे टेस्ट और करते हैं। अपन जो सॉल्यूशन है, जो गैस निकल रही है, उसको अपन फिल्टर पेपर सोक्ड इन एसिडिफाइड K2Cr2O7 में डालते हैं। तो जो CO2 होता है ना, वो K2Cr2O7 जो है उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो ये आपका ग्रीन कलर का सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स गिव प्रेसिपिटेट विद MgSO4 MgCl2 ओनली ऑन हीटिंग, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे कोई ऐसा है Mg2+ के साथ अगर आपने कोई सॉल्युबल बाइकार्बोनेट घुसाई है, ठीक है, तो ये आपका इस तरह कुछ सॉल्यूशन बना देता है। और ये जो होता है, इसको अगर आप हीट करोगे तभी आपका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि अगर आपके आयरन सॉल्यूशन के अंदर HCO3- अगर प्रेजेंट है, तो आपको हीट भी करना पड़ेगा, तब जाके आप टेस्ट कर पाओगे जो व्हाइट पीपीटी बनाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं।
क्या है, एक्शन ऑफ हीट ऑन कंपाउंड्स। तो अगर अपन बाइकार्बोनेट लेते हैं, जैसे NaHCO3 लेते हो, इसको अगर अपन हीट करते हैं ना तो Na2CO3 बन जाता है, बैलेंस करते रहना यार, प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट्स काफी इजीली डीकंपोज हो जाते हैं। लेकिन अपन कार्बोनेट्स की बात करें ना, तो कार्बोनेट्स में Na, K, Rb, CS के अलावा जितने भी होते हैं ना, हाँ, जैसे Li2CO3 है, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स है, वो इस तरह से डीकंपोज होते हैं। Na2CO3 वगैरह डीकंपोज नहीं होते हैं, लेकिन बाकी ऐसे डीकंपोज होते हैं। ये तुमने एस ब्लॉक में भी पढ़ा हुआ है वैसे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ रिवीजन के हिसाब से। Li2CO3 ही डीकंपोज होता है इन योर फर्स्ट ग्रुप, बाकी आपके ऐसे कुछ डीकंपोज होते हैं, तो आप याद रख लीजिए। Ag2CO3 भी आपका डीकंपोज होता है। ये पूरी प्योर इनऑर्गेनिक है, इसमें कोई लॉजिक तो कुछ भी नहीं है भाई। जहाँ पे याद करने की कोई ट्रिक थी मैंने बता दी, बाकी आपको याद करना है। अब आप याद नहीं करते हो, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिर छूटता है, फिर आप बोलते हो IIT नहीं मिली, फिर बोलते हो IIT खराब है, ठीक है। तो याद तो करना पड़ेगा भाई, वरना नहीं मिलेगी सीट तुम्हें, ठीक है। तो अब मुझे पता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, तो मैं तुम्हें थोड़ा ईज आउट कर देता हूँ कि भाई क्या याद रखना है क्या नहीं। डाइल्यूट H2SO4 पूरा याद रखो, लाइम वाटर टेस्ट याद रखो पूरा अच्छे से रिएक्शन के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट याद रखो, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट याद रखो, इतना याद होना ही होना चाहिए। फिर आपको ये हीटिंग करने पर क्या होता है याद होना चाहिए, इतना एटलीस्ट याद होना चाहिए। हालांकि इन्फॉर्मेशन सारी पता करो यार, मैंने तुमको सब कुछ बताया, बाद में बोलना मैंने बताया नहीं, बट जो मैंने लास्ट में बोला उतना तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। फिर आता है आपका सल्फाइट आयन, ठीक है। सल्फाइट आयन जो आता है आपका SO3 प्योर इनऑर्गेनिक है भाई। अब येलो कलर कर लेते हैं, सल्फर आ गया है तो प्योर इनऑर्गेनिक है, याद करनी है, रट्टा मारना है एकदम, ठीक है। पॉज कर करके लिख लिख के रट्टा मारो। डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट आपको पता है इसके अंदर क्या होता है। जैसे अपन CaSO3 आयन लेते हैं, अगर आपका जैसे ये आयन है, इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते ही क्या होता है, CaSO4 बन जाएगा सबसे पहले तो, और SO2 गैस रिलीज हो जाएगी और H2 हो जाएगी, जो आपकी पंजेंट स्मेल वगैरह दे देती है सल्फर जैसी, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने। एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट क्या होता है, जो इतनी जैसे हम कह रहे हैं ना कि ग्रीन कलर हो जाता है, बताता हूँ क्या हो रहा है वो। ये Cr2O7 मेरे पास है, इसमें तुमने SO2 डाला इन एसिडिक मीडियम, तो तुम्हारा Cr3+ बन जाएगा, जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये चीज हो रही है, और SO4 बन जाएगा, तो इसलिए ये ग्रीन होता है। और ये आपको नोट करना है कि ये भी लाइम वाटर टेस्ट दे देती है, SO2 गैस भी, लेकिन ये आपका ग्रीन भी कर देती है K2Cr2O7 के सॉल्यूशन को। ये डिफरेंस है बिटवीन SO2 एंड SO3 एंड CO3 ये याद रखना भाई, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर बेरियम क्लोराइड स्टेंशियम क्लोराइड टेस्ट एक और होता है, तो व्हाइट पीपीटी बन जाता है अगर आप बेरियम या स्ट्रोंशियम का कोई आयन डाल देते हो SO3 के साथ, ठीक है। बेरियम क्लोराइड स्ट्रोंशियम क्लोराइड टेस्ट नाम है इसका, ठीक है। कोई भी डाल दे यार, वही चीज बन जाएगी, BaSO3 या फिर SrCO3, तो ये व्हाइट पीपीटी बनती है। ये भी एक टेस्ट है आपका, ठीक है। तीनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, भाई रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन इस पीपीटी के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो Ba2+ वापस से आपका डिसॉल्व हो जाता है, BaCl2 वगैरह बन जाता है, और SO2 रिलीज हो जाती है, तो याद रखिए इसमें, ठीक है। और ये जो व्हाइट पीपीटी बन गई है ना BaSO3 की, इसको अगर अपन स्लोली ऑक्सीडाइज होने, इसको अगर अपन ऐसे ही खड़ा रख देते हैं ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है टू सल्फेट, जो इनसॉल्युबल होता है डाइल्यूट मिनरल एसिड। अपन ने देखा था ना SO4 स्पेशल ग्रुप के अंदर आता है। तो ये जो चेंज है, इसको अपन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस तरह की कुछ रिएक्शन करनी पड़ती है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अपन क्या करते हैं, BaSO3 लेते हैं, ये वैसे फालतू इन्फॉर्मेशन है, इसको याद नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि भाई ठीक है, हमारा सिलेबस है तो हम बता रहे हैं, ताकि कोई बच्चा बाद में नहीं बोले कि भाई पढ़ाया नहीं है। बट ये इन्फॉर्मेशन जे के लिए सच बताऊँ यूजलेस है, ये फालतू में पढ़ाया जाता है इतना सारा, बट ठीक है, कभी कभार के क्वेश्चन आ जाते हैं, याद कर लो। तो इस तरह की कुछ रिएक्शंस होती रहती हैं, इसको अगर अपन खड़ा रख देते हैं ना, तो इस तरह कुछ हो जाता है। BaSO4 की देखो डिपोजिट हो गई आपकी, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन को हटाने दो पूरे ही, ठीक है। तो इसके आगे अपन रिएक्शन अगर आप कराएं तो ये ऐसा कुछ रहता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, एक बार रिएक्शन लिखने दो कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ वापस से, पर एक बार मुझे रिएक्शन लिखने दो। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली कहता कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन स्टैंडिंग स्लोली इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट व्हिच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। दिस चेंज इज रैपिडली इफेक्टेड बाय वार्मिंग विद ब्रोमीन वाटर। तो ये ब्रोमीन वाटर में लिखा था ना Br2+H2O, तो उससे BaSO4 बन जाता है, एंड अ लिटिल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये करने से आपका BaSO4 का पीपीटी बन जाता है, मैं ये कहना चाहता, ठीक है। तो ये आपको दिख जाता है बेसिकली, है ना, तो आप देख सकते हो ये चीज, ठीक है।
हाँ, एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि ब्रोमीन वाटर जो आपका होता है ना Br2+H2, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हमेशा ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। ये जब भी मिल जाए आपको हमेशा ऑक्सीडाइज कर देना है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा वापस से कंफ्यूज हो गया तो वापस से रीड आउट कर दे। तो मैंने क्या बोला कि आपका जो BiSO3 का व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो डाइल्यूट HCl के अंदर आपका डिसॉल्व हो जाता है, और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है BiSO3 का, वो अगर अपन इसको रख देते हैं तो ये स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट के अंदर, जो इनसॉल्युबल होता है इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, तो ये इनसॉल्युबल बन जाता है, समझ रहे हो। तो अपन को पता ही नहीं चलता कि BiSO3 तो चला गया, इनसॉल्युबल हो गया, तो पता ही नहीं चला पीपीटी बनी कि नहीं बनी। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, Br2 वाटर डालते हैं और लिटिल नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, तो अपना वापस से प्रेसिपिटेशन हो जाता है और अपन खुश हो जाते हैं जिंदगी के अंदर, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होती है इनमें से कोई भी कार्बोनेट्स के अंदर नहीं होती है, जो मैंने बताया ना ये वाली H2O2 HNO3 वाली कोई भी नहीं होती है, तो इसलिए ये एक डिस्टिंक्शन हो गया CO3 2- से। अब एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, ठीक है। इन केस ऑफ सल्फाइड्स SO3 2- जो होता है ना, इसके अंदर अगर अपन जिंक डालते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो ऐसा कुछ रिएक्शन होता है कि H2S गैस रिलीज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पंजेंट स्मेलिंग रोटन एग टाइप की एक गैस रिलीज होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जिंक डालने पर ऐसा होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कुछ भी हो जाए। एक होता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट क्यों शो हो रहा है, मैंने तुम्हें बता दिया लाइम वाटर टेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है बताते। ये लाइम वाटर आया, इसके अंदर तुमने SO2 घुसाई, तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन देगा कि आपका CaSO3 बन गया और ये भी मिल्की होता है, ठीक है। तो याद है मैंने कहा था कि ये भी मिल्क वाटर टेस्ट देता है, क्योंकि लाइम वाटर टेस्ट देता है, इसमें भी मिल्की बन रहा है, मिल्की ये बन रहा है। अब इस मिल्की को अगर अपन थोड़ा सा सिल्की कर दे SO2 डाल के, तो ये आपका CaHSO3 होल ट्वाइस बना देगा, जो इनसॉल्युबल होता है, सॉरी सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल होता है। तो देखो वापस से लफड़ा हो गया कि अब अपन को पता ही नहीं चलेगी SO2 गैस CO2 गैस में डिफरेंस क्या, तो वो कैसे देखते हैं, पहले वाली रिएक्शन से K2Cr2O7 वगैरह के साथ, ठीक। अब इसके अंदर आप चलो ठीक है, एक है लेड एसीटेट और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट और PbSO3 बन जाता है। जैसे अपन SO3 2- के अंदर कहीं से भी लाके Pb2+ घुसा देते हैं, तो आपका PbSO3 बन जाता है, ठीक है। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, ये भी एक टेस्ट है, ठीक है। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये डाइल्यूट HNO3 के अंदर सॉल्युबल हो जाता है ऑन बॉइलिंग, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेट है, एक तो ये इसकी फैक्ट आप याद रखिए, और इसको अगर अपन एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देते हैं, तो ये वापस से आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है और PbSO4 बना देता है, वो भी एक पीपीटी बन जाता है, ठीक है। तो अगेन वापस से बहुत सारे टेस्ट थे, तो आप याद करिएगा इनको लिख लिख के। पर इन्हें इंपॉर्टेंट क्या क्या था, डाइल्यूट H2SO4 याद करना इंपॉर्टेंट था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट इंपॉर्टेंट था, बेरियम क्लोराइड टेंशन क्लोराइड टेस्ट इंपॉर्टेंट था, व्हाइट प्रेसिपिटेट किस में डिसॉल्व होता है और क्या होता है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, आप उसको बोल भी सकते हो। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और लेड एसिटेट लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन वाला टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप ऑन आवर लाइन इज सल्फाइड आयन H2- वापस से येलो रहने देते हैं यार, सल्फर है इसलिए। H2- आयन जो है भाई, इसके अंदर थोड़े कम टेस्ट है। इसके अंदर आपको डाइल्यूट H2SO4 मैंने बताया था कि भाई ये H+ के साथ कंबाइन होकर आपका H2S गैस बना देता है, जो रोटेन एक्स जैसी स्मेल देती है। लेड एसीटेट टेस्ट ये आपको मैं बता देता हूँ, इसमें देखो ये एसीटेट आयन है, ये आपका लेड के साथ H2S के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये आपका PbS बना रहा है, क्योंकि और ये ब्लैक कलर का होता है, तो इसलिए ब्लैक कलर का आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब सॉल्यूशन ब्लैक हो जाता है ना, इसलिए हो रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो सल्फाइड आयन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, फॉर्मूला देखना, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट के अंदर जब जाता है तो इस तरह का पीपीटी बनाता है, और ये वॉयलेट कलर का पीपीटी होता है। ये इंपॉर्टेंट पीपीटी है, याद होना चाहिए। मुझे पता है थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, तो ये भाई याद होना ही चाहिए, वायलेट कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है। तो ये एक और टेस्ट है, इसको सेपरेट लेके देता हूँ, मैं सेपरेट बक्से के अंदर डाल देता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो सल्फाइड के अंदर अपन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालता है, इसका फॉर्मूला ये है, तो ये बन जाता है आपका पर्पल कलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक लिगैंड चेंज रिएक्शन, अभी क्या है, आप कोऑर्डिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे इसका रिडॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे जो NO+ था उसकी जगह NOS- आ गया, ठीक है, ये हुआ है। इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, अगर ये एक H2S या फ्री गैस का सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर फिल्टर पेपर मॉइस्चर with a solution of reagent is made alkaline with NaOH और NH3 paper, a purple coloration is produced with free H2S also, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये केवल जब सॉल्यूशन में H2- मिलता है तभी ये चीज होती है, अगर आप H2S का सॉल्यूशन या फ्री गैस लेते हो ना, तब आपका नहीं होता है ये, ठीक है। तो आपको H2- आयन है, ये आपको पूरा प्योर लेना होगा। आप अगर सॉल्यूशन ऑफ H2S गैस या फ्री गैस ले रहे हो ऐसे ही, तो नहीं होने वाला है ये, ठीक है। ये आयन के फॉर्म में होना चाहिए बेसिकली ये। लेकिन अगर आप एक फिल्टर पेपर लेते हो जिसके ऊपर एक मॉइस्ट ऑफ द रिएजेंट, मतलब ये जो आपका रिएजेंट है ये वाला, ये मॉइस्ट लगा हुआ है,
और इसके अंदर अपन एल्कलाइन कंडीशन रखते हैं तो आपका ये चीज बन जाती है फ्री H2S गैस के साथ भी, ठीक है। तो H2S गैस ये रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन अगर आप सर्टेन कंडीशन देते हैं, फिल्टर पेपर पे लगा के करते हो हरकतें, तो एल्कलाइन मीडियम में तो ये H2S गैस भी दे देता है, ठीक है। और ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि H2S जो है वो इतना ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं दे पाता है आपका H2- का, क्योंकि वीक डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसका, ठीक है। तो ये एक टेस्ट था, ये सोडियम नाइट्रोक्साइड वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फिर आपका एक और आता है कैडमियम कार्बोनेट सस्पेंशन है, कैडमियम एसीटेट सॉल्यूशन। तो इसमें येलो पीपीटी बनता है, तो क्या हो रहा है, Na2S जैसे आपका सॉल्ट है, इसके अंदर अगर अपन CdCO3 डालते हैं कैडमियम कार्बोनेट, तो इसमें CdS का येलो पीपीटी है, वेरी इंपॉर्टेंट येलो पीपीटी है, कई बार आ जाता है ये सवाल, प्लस बाकी तो बनता है Na2CO3, ठीक है। एक और बात कि विल्टर पेपर मॉइस्टेंड विद कैडमियम एसीटेट व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद इवॉल्विंग गैस टर्न्स येलो। तो आपका अगर ऐसा है कि H2S गैस आपके पास है, वो अगर आप Cd2+ के अंदर डालते हो तो CdS का वापस येलो सॉल्यूशन आ जाता है, तो वही बात है जो मैंने बताई, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। फिर आता है आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ब्लैक पीपीटी बनता है जो इनसॉल्युबल होता है इन कोल्ड बट सॉल्युबल इन हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो Ag+ है आपके पास, उसमें S2- डालेंगे तो ऑब्वियस बात है Ag2S बनेगा, ये ब्लैक पीपीटी होता है, मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। ब्लैक पीपीटी होता है ये, और ये इनसॉल्युबल होता है इन कोल्ड बट सॉल्युबल इन हॉट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इंफॉर्मेशन याद रखिए। अब एक आता है मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू क्या होता है यार, एक बहुत अजीब सा सॉल्यूशन है जिसका मैं तुम्हें नाम बता देता हूं, NN डाइमिथाइल। अब ये कैसे काम करता है तुम्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखना पड़ेगा। P फिनाइल इन डाइअमीन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है मिथाइलिन ब्लू का, ये याद कर लो, रट लो, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें समझ में आएगा क्या है। ये कन्वर्ट हो जाता है बाय आयरन 3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इन स्ट्रांगली एसिड सॉल्यूशन इनटू वाटर सॉल्यूशन डाइस्टफ मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। दिस इज अ सेंसिटिव टेस्ट फॉर सॉल्युबल सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये मिथाइलिन ब्लू नहीं था, हाँ। बेसिकली क्या है कि अगर आपने ये वाला कंपाउंड लिया, इसका कोई नाम है, स्पेशली इसका नाम यही है, इसको आप NN डाइमिथाइल P फिनाइलिन डाइअमीन, कितना टंग ट्विस्टर है यार ये। तो इसके अंदर अगर आप आयरन 3 क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हो एक स्ट्रॉन्गली एसिड सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या क्या लिया, FeCl3 प्लस आपने क्या लिया इसके अंदर H2S इन एसिड के अंदर लेते हो, तो आपका मिथाइलिन ब्लू बन जाता है, और ये वाटर सॉल्युबल डाई होती है, तो ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो मिथाइलिन ब्लू इससे बन जाती है Mb, और हाईली सेंसिटिव टेस्ट है फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर सॉल्युबल सल्फाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सल्फर के सल्फाइड के टेस्ट। सल्फाइड के टेस्ट में देखो H2SO4 वाला टेस्ट और लेड एसिड टेस्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैडमियम सल्फाइड वाली पीपीटी में भी क्वेश्चन आता है, तो इसके तो सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला मिथाइलिन ब्लू अगर नहीं याद हो रहा है तो फिर भी भूल सकते हो, चलेगा, ठीक है। नाइट्राइट आयन की अगर अपन बात करें, नाइट्राइट आयन NO2-। अब देखो ये थोड़ा सा इसमें टेस्ट हैं। पहला आपका डाइल्यूट H2SO4 का टेस्ट है, सॉलिड नाइट्राइट इन कोल्ड प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट पेल ब्लू लिक्विड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री नाइट्रस एसिड HNO2 और इस एनहाइड्राइड N2O3 फर्स्ट, एंड देन एवोल्यूशन ऑफ पंजेंट स्मेलिंग रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ NO2 टेक्स प्लेस। तो ये तो चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन थी, रिएक्शंस लिख के बता देता हूं मैं। तो ऐसी कुछ रिएक्शन इसमें हो रही हैं, ठीक है, ये आपकी पहली रिएक्शन है। और ये HNO2 जो है ये भी ब्रेक होकर H2O प्लस N2O3 बना देता है, जो मैं बताया था ना वेपर्स की बात वो। अब ये जो HNO2 है ये ब्रेक होके आपका बनाते हैं HNO3 प्लस NO प्लस H2O, और ये जो NO है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर NO2 के वेपर्स बनाते हैं, जो ब्राउन वेपर्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी अपन टेस्ट क्या करते हैं, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। तो मैं इसकी थ्योरी रीड करके बताता हूँ, ये आपका पहला टेस्ट था। फिर आपका आता है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ अ नाइट्राइट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड followed by acidification with acetic acid or with dilute sulfuric acid results in the liberation of iodine, which may be identified by the pale blue color produced with starch paste. A similar result is obtained by dipping potassium iodide starch paper moistened with a little dilute acid into the solution। अभी क्या है मैं बताता हूँ, ये तो चलो रामायण महाभारत हो गई। अपन आगे बढ़ते हैं, क्या है, तो तुम्हारे पास NO2- आयन है, इसमें तुमने क्या किया, आयोडाइड मिलाया और एसिटिक एसिड मिलाया, ठीक है, ये CH3COH है, तो ये I3- आयन बना देता है, ठीक है, और NO गैस रिलीज हो जाती है, और बाकी तो आपके आयन बनते रहते हैं। और ये जो स्टार्च है ना, ये I3- के साथ रिएक्ट करके एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये बेसिकली इतना कह रहे हैं बस, ठीक है, तुम्हें बस इतना करना है, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। फिर आता है आपका फेरस सल्फेट टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन दबा के आते हैं, याद होने चाहिए कुछ भी हो जाए, ठीक है। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, ये
जब आप नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हो, उसको केयरफुली ऐड करते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयरन 2 सल्फेट, मैं रिएक्शन बता दूंगा, एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आयरन 2 सल्फेट का आपको लेना है, FeSO4 का सॉल्यूशन लेना है, उसमें जिसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड डला हुआ है, और केयरफुली आपको डालना है नाइट्राइट सॉल्यूशन इसके अंदर। एक ब्राउन रिंग बनती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, जो मैं आपको लिख के बता दूंगा। अगर ये जो एडिशन है ये आपने स्लोली नहीं ऐड किया तो एक ब्राउन कलरेशन हो जाता है। तो मैं रिएक्शन बताता हूँ। तो तुम्हारा ये नाइट्राइट है भाई, प्यार से बैठा हुआ है, इसमें तुमने एसिटिक एसिड मिला दिया, और ये एसिटिक एसिड कहाँ पे है, तुम्हारे उस सॉल्यूशन के अंदर जो आयरन 2 सल्फेट का है, ठीक है। तो ये HNO2 बना देगा, HNO2 बन जाएगा इससे। HNO2 जो है ये आपका HNO3 और NO2 गैस, NO गैस बना देगा, ठीक है। और ये NO जो है ये आपके Fe2+ जो है ना, FeSO4 सॉल्यूशन के अंदर Fe2+ और SO4 2- और ये NO मिलके क्या करते हैं, बहुत टाइम पास मचा देते हैं ये लोग, और बन जाता है आपका ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कुछ ऐसा होता है फॉर्मूले के अंदर, FeH2O5 NoSO4। तो ये जो सॉल्यूशन है ब्राउन कलर का होता है। तो अगर आपने ऐसा किया कि भाई जैसे टेस्ट ट्यूब, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, टेस्ट ट्यूब करने में मजा बहुत आता है, तो आपका जैसे सॉल्यूशन है Fe जो भी आपका सॉल्यूशन है उसका, और यहाँ पे आपने वो डाला जो आप सॉल्यूशन की बात करें, एसिटिक एसिड प्लस FeSO कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे डालते हो ना, तो यहाँ पे ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है ऐसी प्यारी सी। चलो यार तुम्हारे लिए इफेक्ट भी ला के आते हैं हम, लाइव लर्निंग विद इफेक्ट्स। तो ऐसे ब्राउन रिंग बन जाते हैं। जैसे आपने बहुत ज्यादा ऐड कर दिया तो पूरा ही कलर ही ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, बस ये कहना चाह रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। सारे रिएजेंट याद होने चाहिए, वापस बता देता हूँ, इंग्लिश में रीड करके कहीं डेफिनेशन आ जाए तो, when the nitrite solution is added carefully to a concentrated solution of Fe2 sulfate acidified with dilute acetic acid or dilute sulfuric acid, तो यहाँ पे आपका आयरन वाला रहेगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो, ठीक है, अंदर रहेगा। मैंने शायद पहले बाहर बोल दिया था, अंदर की तरफ आपका आयरन 2 सल्फेट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपका एसिटिक एसिड, और ये इसके अंदर आपने नाइट्रेट ऊपर से डाली, तो ये रिएक्शन होके आपका ये बन गया, ठीक है। A brown ring appears due to formation of this compound, ये वाला, ठीक है, at the junction of the two liquids. If the addition is not made slowly and cautiously, a brown coloration results, ठीक है। तो समझ गए होगे। अब एक आता है आपका थायोयूरिया टेस्ट। थायो आ रहा है तो मैं वापस से येलो कलर लिया, थायोयूरिया टेस्ट, ठीक है, थायोयूरिया टेस्ट, ओके। अब देखते हैं, when a dilute acetic acid solution of a nitrite is treated with a little solid thiourea, nitrogen is evolved and thiocyanic acid is produced. The latter may be identified by the red color produced with dilute HCl and FeCl3 solution. तो ये इसकी थ्योरी थी, मैं रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, भी याद करो ये सब, है ना, एटलीस्ट आयंस का याद होना चाहिए। तो इससे HNO2 बन जाता है, बाकी आपका जो रिएजेंट काम का नहीं है। अब HNO2 जो है वो थायोयूरिया, थायोयूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, H2NSNH2। इसमें क्या होता है, कार्बन का सल्फर है बेसिकली, थायोयूरिया, ठीक है। तो ये आपका N2+HCN बना देता है, ठीक है। और FeCl3 जो है वो आपका HCN के साथ रिएक्ट करता है इन डाइल्यूट HCl, और क्या बना देता है, FeSCN होल थ्राइस, और ये रेड कलर की कलरेशन होती है, ब्लड रेड कलर का, खून जैसा कलर होता है। तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड लिया, उसको आपने नाइट्राइट सॉल्यूशन के अंदर डाला, उसके अंदर थोड़ा सा थायोयूरिया डाला, और फिर आपने जो नाइट्रोजन इवॉल्व हुई और थायोसाइनिक एसिड बना, इसको आपने FeCl3 वाले सॉल्यूशन में डाला, और उससे आपकी ब्लड रेड कलर की बन गई, ब्लड रेड, खून जैसा लाल कलर होगा, बन गई, ठीक है। तो ये भी एक टेस्ट है, आप याद करिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं कहूँगा याद करना प्लीज। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, अब ये थोड़ी अनइंपॉर्टेंट टेस्ट कहूंगा मैं, कोई खास है नहीं, ये याद हो ही जाती है वैसे आप जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो। NO2- प्लस MnO4- अगर आप मिलाते हो इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, H+ है, तो आपका NO3- प्लस Mn2+ बन जाता है। तो ये आपका पिंक कलर था पहले, अब ये डीकलराइज हो गया, ठीक है, कोई गैस प्लस इवॉल्व में, लेकिन डीकलराइज हो गया क्योंकि इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। सिल्वर नाइट्राइट टेस्ट, ये NO2- के अंदर अगर आप Ag+ डालते हो, ये भी एक टेस्ट है, तो AgNO2 बन जाता है जब व्हाइट कलर का PPT होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपको कई सारी टेस्ट बताई मैंने, तो डाइल्यूट H2O तो सबकी याद होनी चाहिए, विद रिएक्शन स्टार्च हाइड्रेट टेस्ट विद रिएक्शन याद होनी चाहिए, I3- बंदे सब याद होना चाहिए आपको। ब्राउन रिंग टेस्ट का हर एक चीज आपको याद होना चाहिए, थायोयूरिया टेस्ट पूरा याद होना चाहिए, तो बाकी दोनों तो इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं, बट ये अपने आप याद हो ही जाएगा, कुछ है ही नहीं। Ag के ज्यादातर आपके सॉल्ट जो होते हैं व्हाइट ही होते हैं, ठीक है, और मैंने सॉल्युबिलिटी लॉ तो बता रखा है क्या होता है Ag का, ठीक है। Ag का नहीं बताया मैंने, बाकी आयंस बताया, आप मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट आयन इन द वीक एसिड कैटेगरी, जो है आपका एसीटेट आयन CH3CO-। इसके अंदर ज्यादा कुछ होता नहीं है, विनेगर लाइक स्मेल आती है,
ठीक है, तो वो आप देख सकते हो कैसे आती है, CH3CO माइनस प्लस SO4 माइनस अगर आप करते हो तो एसिटिक एसिड बन जाता है, तो इसकी वजह से आ रही विनेगर लाइक स्मेल। ठीक है, फिर आता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो अगर आप CH3COO माइनस आयन लेते हो, इसके अंदर आप Fe3 प्लस डालते हो, तो ये इस तरह का एक आयन बन जाता है, इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सॉरी, देख रहे हो भाई कितना खतरनाक कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, तो इसका अगर आप चार्ज बैलेंसिंग देखो तो 2 यहाँ से 6, यहाँ से +8 और यहाँ से यहाँ से -8 और यहाँ से +9, तो ये प्लस इसका चार्ज हो गया। तो डीप रेड या ब्लड रेड कलरेशन बन जाता है अगर आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालते हो। यहाँ पे एसिड वैसिड नहीं, फेरिक क्लोराइड डाल रहा है, और ये जो है आपका डीप रेड कलरेशन या ब्लड रेड कलरेशन है। ठीक है, यहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बन रहा है, कलरेशन हो रही है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन सॉल्युबल है ये बेसिकली। और इसके अंदर अगर आप वाटर डालते हो और फिर बॉईल करते हो, ठीक है, इसको डाइल्यूट करके आप बॉईल करते हो ना, डाइल्यूट करो पहले और फिर बॉईल करो, तो आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑफ बेसिक आयरन 3 एसीटेट बन जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक आयरन 3 एसीटेट का मतलब क्योंकि इसके अंदर 2 OH बनते हैं और बाकी आपका ये बन जाता है, ये आपका ब्राउनिश रेड पीपीटी होता है। ठीक है, तो याद करिएगा, ये आपका डीप रेड कलरेशन है, ये ब्राउनिश रेड पीपीटी है। ठीक है, एक होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपका एसिटिक आयन के अंदर आप Ag+ डालो तो ये बन जाता है सिल्वर एसीटेट। वापस से व्हाइट पीपीटी, सिल्वर के ज्यादातर व्हाइट ही होता है, ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। और ये प्रेसिपिटेट इज मोर सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर एंड रेडिली सॉल्युबल इन डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। याद कर सकते हो ये AgHCH3CO Ag का। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी टेस्ट बताया सारे याद कर लो, एसीटेट में ज्यादा है भी नहीं, सो यू कैन लर्न देम ऑल। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, काफी सारी चीजें और अभी तो बहुत सारी आने वाली है। ठीक है, तो यार अब बैठ जाओ, याद करने लग जाओ इन चीजों को। कार्बोनेट के मैंने आपको टेस्ट बताया कई सारे। ठीक है, क्या क्या टेस्ट बताया, डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट बताया, लाइम वाटर टेस्ट बताया, मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट बताया, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बताया, आपको मैंने बताया फिनोल्फथालीन वाला टेस्ट, मरकरी क्लोराइड का टेस्ट बताया, आपका K2Cr2O77 कैसे SO2 से डिफरेंशिएट करके बताया, बाइकार्बोनेट्स वगैरह के बारे में बताया, हीटिंग का एक्शन बताया, सल्फाइड आयन की मैंने बात की, फिर SO3 2-। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 आपको बताया था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट बताया, बेरियम क्लोराइड, टेंशन क्लोराइड टेस्ट बताया। फिर मैंने बताया कि इसके अंदर आप कैसे कलरेशन वापस ला सकते हो, BaSO4 की पीपीटी वगैरह कैसे बनानी, सब बताया था। जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट बताया था, लाइम वाटर टेस्ट बताया, लेड एसीटेट, लेड नाइट्रेट टेस्ट वगैरह बताया था, सब कुछ आपका इसके अंदर आया था। फिर अपन ने देखा था H2- वाला आयन, सल्फाइड आयन, डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट था, पंजेंट स्मेलिंग H2S गैस निकलती है। लेड एसीटेट टेस्ट बताया इसके अंदर, जिसके अंदर ब्लैक कलर की आपकी फिल्टर पेपर बन जाती है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। कैडमियम कार्बोनेट टेस्ट बताया आपका, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट बताया। फिर आई आपकी NO2-। ठीक है, NO2-, NO3- नहीं, NO3- की बात देखेंगे। डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट बताया, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग टेस्ट या फेरस सल्फेट टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, थायोरिया टेस्ट इंपॉर्टेंट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इन सबके टेस्ट मैंने आपको बताया। फिर अपन ने देखा एसीटेट आयन CH3COO-। इसके अंदर आपको बताया आपका डाइल्यूट H2SO4 वाला टेस्ट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टेस्ट, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। याद करिएगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ याद करना है, इसके बियॉन्ड भी चीजें आ सकती है, बट इतना तो याद करना ही करना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको सॉल्युबिलिटी चार्ट वगैरह बताया, कुछ बेसिक एनालिसिस बताया था, वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो कुछ भी याद नहीं हो तो एटलीस्ट सॉल्युबिलिटी चार्ट, जो बेसिक HCl डाइल्यूट HCl डालने पर क्या होता है वो, और एक एक कंफर्मेशन टेस्ट जो सेकंड नंबर पे बताया था वो याद कर लेना। ठीक है, अब अपन आगे और भी चीजें देखने वाले हैं। अब गाइस अपन शुरू करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला ग्रुप। ठीक है, यानी ग्रुप ए का बी वाला पार्ट। तो सबसे पहले Cl- आता है, जिसके अंदर अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो पंजेंट स्मेल वाली गैस निकलती है, आपको बताई था। ठीक है, ग्रीनिश येलो टाइप की जो आपकी HCl आपकी गैस निकलती है जो फ्यूम्स देती है व्हेन NH4Cl की एक अगर आप एक रॉड लेते हो जो आपकी अमोनिया के अंदर डिप्ट है, ठीक है, और इसको इवॉल्विंग गैस के पास लाते हो तो HCl गैस आपकी व्हाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं। इसके ऊपर अगर आप NH3 के अंदर डूबी हुई एक रॉड लेके आते हो तो ये NH4Cl के आपको NH4Cl की आपको फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो। मैं एक बार रिएक्शन लिख के वापस सब समराइज कर देता हूं। ठीक है, so colorless pungent smelling gas is evolved HCl which gives fumes of NH4Cl when a glass drop dipped in aqueous ammonia is brought in contact with evolving gas। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है, तो आप देख सकते हो ये व्हाइट फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन और रहती है कि अगर आप NaCl लेते हो, इसके अंदर अगर आप MnO2 डालते हो
और H2SO4 डालते हो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, MnO2 भी अगर है तो Na2SO4 बन जाता है और MnSO4 बन जाता है और Cl2 गैस रिवॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि आपकी ग्रीन शेलो गैस अगर आपको रिलीज हो रही है तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो कि MnO2 के साथ अगर H2SO4 डालते हो तो Cl2 गैस रिलीज हो जाती है, ग्रीन शेलो होती है। तो ये भी एक टेस्ट आपका रह सकता है Cl- के लिए। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बेसिकली क्या, Ag प्लस Cl gives AgCl, वापस से व्हाइट पीपीटी होती है, मैंने बताया था सिल्वर की सारी व्हाइट होती है। विद सोडियम आर्सेनाइड इट इज कन्वर्टेड इनटू येलो पीपीटी, डिस्टिंक्शन फ्रॉम AgBr इन AgI। AgBr AgI में ये जो मैं कह रहा हूँ रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, बट इट इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो मैं बता देता हूँ मैंने क्या बोला अभी। AgCl के अंदर अगर अपन ASO3 3- डालते हैं, ठीक है, जैसे कि अपन डाल देते हैं सोडियम आर्सेनाइड, तो ये इस तरह की पीपीटी बना देगा आपकी Ag3ASO3, ये पीपीटी बना देगा जो येलो होती है। अब ये पीपीटी AgBr AgI में येलो नहीं होती है और ये इनसॉल्युबल होती है इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, तो आप याद कर सकते हो इसको। अगर अपन इस व्हाइट पीपीटी, हाँ लेकिन ये जो व्हाइट पीपीटी है ना AgCl की, ये सॉल्युबल होती है एक्वस अमोनिया एंड प्रेसिपिटेट रीअपीयर्स विद HNO3, ठीक है, जैसे अपन इसको एक्वस अमोनिया में डालते हैं, ठीक है, विच इज बेसिकली NH4OH, तो AgNH3 होल ट्वाइस Cl इस तरह की कॉम्प्लेक्स बन जाती है। ये आपने स्टडी किया भी होगा वैसे, ठीक है, जो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन इसके अंदर अपन H+ डालते हैं तो वापस से HN AgCl की पीपीटी वापस बन जाती है, ठीक है। तो AgCl का बहुत सारे कांड होते हैं, आप याद करिए इनको कि पहले अपन NH4OH डाला तो ये बना सॉल्युबल है, इसमें H+ डाला तो वापस AgCl बन गया, ठीक है। तो ये होता रहता है, ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है AgCl वाली, आप याद कीजिएगा, ठीक है, आ जाती है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या होता है, अगर आपने Cl- लिया है, ठीक है, इसके अंदर Cr2O7 2- अगर आप डाल रहे हो और कॉन्सेंट्रेटेड H+ डाल रहे हो तो इसमें CrO2Cl2 बनता है जो डीप रेड वेपर्स होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मैं बताऊंगा पूरे इनऑर्गेनिक की वन ऑफ द टॉप 10 रिएक्शंस में आती है कि इस पे हर साल क्वेश्चन बन ही जाता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, तो आपको याद करना है। और अगर ये डीप रेड वेपर जो है इसको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं तो येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट बनता है, जिसको अगर आप लेड एसिडेट में डाल दो तो येलो प्रेसिपिटेट और लेड क्रोमेट बन जाता है। रिएक्शन लिखता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। CrO2Cl2 प्लस OH- अगर अपन लेते हैं तो ये CrO4 बनाता है जो येलो होता है, येलो कलर का सोल्यूशन होता है। CrO4 2- बनाता है जो येलो सोल्यूशन होता है। इसके अंदर अगर अपन Pb+ डालते हैं ना, Pb2+, तो ये PbCrO4 बना देता है जो एक येलो कलर का पीपीटी होता है, ठीक है। तो ये याद रखें, ये जो बना है ना, ये आपके इस स्लाइड के ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, ये शायद इनऑर्गेनिक की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपके कभी ना कभी, ठीक है, तो याद कीजिएगा। heavy metal chloride such as Hg2Cl2, HgCl2, SnCl2, AgCl, PbCl2, HbCl2, CuCl do not respond to this test as they are partially dissociated। ये टेस्ट केवल आयोनिक क्लोराइड देता है, तो क्लोमाइल क्लोराइड टेस्ट तो केवल आयोनिक क्लोराइड्स देते, याद रखिएगा। ये जो टेस्ट है ना, ये ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर होना चाहिए, याद रखिएगा। CrO2Cl2, वरना क्या होगा, H2 के साथ रिएक्ट करके H2CrO4 बना देगा, ठीक है, और आपका क्रोमिक एसिड बन जाएगा और ये टेस्ट की 9 2 11 हो जाएगी, ठीक है, तो ये आपको हटाना है। फिर आता है अपना ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड के लिए ब्लू यूज कर लेता हूँ मैं, समराइज में लास्ट में कर लूंगा आपके सारे के सारे। ब्रोमाइड आयन की अगर अपन बात करें, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन बनता है, बताया था, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन वेपर बनता है विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड फ्यूमिंग इन मॉइस्ट एयर इवॉल्व हो जाती है। रिएक्शंस लिख देता हूँ। NaBr जैसे आपने लिया है, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो सिंपल सी बात है यार, HBr बन जाएगा आपका। HBr में जो बनेगा वो H2SO4 के साथ फर्दर रिएक्शन शो करेगा और क्या बना देगा आपका Br2, ठीक है, Br2 के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, और फिर ये MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा आपका Br2 और ज्यादा बना देगा। सॉरी, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया। अगर आपके पास जैसे ये Br2 तो ठीक था, अगर अपन KBr लेते हैं, ठीक है, KBr के अंदर आपको MnO2 भी डालना पड़ता है कई बार, तो आपका डायरेक्ट Br2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको Cl2 भी बनाया था कि अगर अपन MnO2 डालते हैं ना किसी सॉल्ट के साथ तो डायरेक्ट Br2 भी बन जाता है, जो एक अच्छी चीज है। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट वापस से वही है, NaBr लेते हो, उसके अंदर अगर आप डाल रहे हो AgNO3 तो पेल येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। ध्यान देना, AgCl व्हाइट होता है, ये पेल येलो है, ठीक है, पेल येलो, हल्का सा येलो हो गया है, ठीक है। AgBr इज पेल येलो, याद रखना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये येलो प्रेसिपिटेट जो है वो पार्शियली सॉल्युबल इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया होता है, बट रेडियली सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया होता है। वापस से यही वाला इसके अंदर रिएक्शन हो जाती है जो आपकी मैंने पहले बताई थी AgCl के केस में। इस तरह कुछ इसमें रिएक्शन हो जाती है एंड यू गेट Ag का कॉम्प्लेक्स, ठीक।
अब अपन आते हैं लेड एसीटेट टेस्ट में। ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद लेड एसीटेट सॉल्यूशन गिव्स अ व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट और लेड ब्रोमाइड, ठीक है, व्हिच इज सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन। तो Pr- अगर आप लोगे उसके अंदर अगर आप लेड डालोगे या तो सिंपल सी बात है PbR2 बन जाएगा, PbBr2 बन जाएगा, जो आपका बॉइलिंग वाटर में कलरलेस सॉल्यूशन बना देता है, वरना ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी होता है। तो व्हाइट पीपीटी का कलर भी याद करना इंपॉर्टेंट होता है, AgPb के सारे पीपीटी याद होने चाहिए कलर वाइज। क्लोरीन वाटर टेस्ट, ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट, इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन वाटर टेस्ट, क्लोरीन वाटर टेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। येलो कलर यूज कर लेता हूं यार ताकि आप लोगों को थोड़ा प्यारा लगे ये, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, when to a sodium carbonate extract of metal bromide containing CCl4, CHCl3 और CH2, chlorine water is added and the content is shaken and then allowed to settle down, reddish brown color is obtained in organic layer। मतलब कि Br- आपके पास है, इसमें आपने क्लोरीन डाला, ठीक है, तो Cl- प्लस Br2 बन गया, ठीक, Br2 के वेपर्स बन गए। अब ये जो Br2 के वेपर्स बने हैं, इनको अगर तुम CCHCl3 या CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में डालोगे तो Br2 डिसॉल्व हो जाता है, सच दैट इट गिव्स अ रेडिश ब्राउन कलर इन ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। तो आपने ऑर्गेनिक वगैरह चीजें डाल की थी तो इसके अंदर रेडिश ब्राउन सॉल्यूशन बन जाता है। ये आपका हो गया क्लोरीन वाटर टेस्ट। अगर अपन बहुत ज्यादा क्लोरीन डाल देते हैं तो ये BrCl बन जाता है, ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं इसको। तो ये आपका येलो ब्रोमीन मोनोक्लोराइड बनता है और एक पेल येलो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो पेल येलो कलर का भी ये सॉल्यूशन भी है, पेल येलो सॉल्यूशन बन जाता है, याद रखिएगा। ये क्लोरीन वाटर टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। स्टार्च पेपर टेस्ट नाम करके टेस्ट आता है जिसमें अपन क्या करते हैं, Br2 के अंदर अगर अपन स्टार्च पेपर लेके आते हैं ना तो ये आपका बना लेता है स्टार्च ब्रोमीन एब्जॉर्प्शन कॉन्सेप्ट, जो कॉम्प्लेक्स जो ऑरेंज रेड होता है, ये आप याद रख सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड concentrate H2SO4 when a mixture of solid bromide K2Cr2O7 and concentrate H2SO4 is heated and evolved vapors are passed through water, orange red solution is obtained। रिएक्शन बता देता हूँ क्या है, ठीक है। ये आपका क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड concentrate H2SO4 टेस्ट, ठीक है। तो रिएजेंट्स का नाम टेस्ट के अंदर ही लिखा हुआ है यार, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप अगर इस तरह की रिएक्शन कराते हो, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, K2Cr2O7 होना चाहिए और ब्रोमाइड आयन होना चाहिए, तो क्या हो जाता है, Br2 वेपर्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और इन Br2 वेपर्स को अगर अपन पास करते हैं किसके अंदर से, वाटर के अंदर, ठीक है, तो आपके ऑरेंज रेड सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। तो इसी के साथ ब्रोमाइड आयन की कहानी भी खत्म हुई। अब अपन आयोडीन की बात कर रहे हैं तो यार आ जाते हैं अपन आयोडीन के कलर पे, पर्पल कलर ले लेते हैं भाई, है ना, थोड़ा सा से पिंकिश हो गया बट ठीक है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 परजेट्स में वॉलेट पेपर निकलते हैं, पता ही था, ठीक है, तो निकाल दो। तो Na प्लस H2SO4 गिव्स क्या बनेगा बताओ, Na2SO4 प्लस Hi। तो जो HI बनेगा ये, चलो ठीक है। अभी HI जो है ये फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, I2 के डार्क वॉयलेट वेपर्स, एकदम मस्त मस्त वॉयलेट वेपर्स बनते हैं, बड़ा मजा आता है इनको देखने में। अगर अपन इसके अंदर डायरेक्ट MnO2 डाल देते तो बताया था I3- बन जाता है, ठीक है। I- के अंदर अपन MnO2 डालते हैं इन एसिडिक मीडियम तो ये I3- बना देता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये और ज्यादा वॉयलेंट फ्यूम्स आते हैं, ठीक है। स्टार्च पेपर टेस्ट पता ही था, I- के अंदर अगर अपन NO2- इन प्रेजेंस ऑफ H+ डालते हैं तो I3- बन जाता है विद एवोल्यूशन ऑफ NO, ठीक है। तो फ्री आयोडीन कैन बी डिटेक्टेड बाय डीप ब्लू कलरेशन प्रोड्यूस्ड विद स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्लू कलर की कलरेशन आपकी बनती है, बताया ही था मैंने। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, हाँ, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज कि AgCl व्हाइट होता है, AgBr आपका होता है क्या, पेल येलो, और AgI ब्राइट येलो पीपीटी बनता है, ठीक है। बहुत अच्छा कलर का पीपीटी बनता है, मैंने देखा था ये मेरे 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट। हमारे स्कूल में अच्छी बात थी, मैं स्कूल में प्रॉपर जाता था तो हमारे एक्सपेरिमेंट होते थे तो जिंदगी के मजे भी होते थे स्कूल लाइफ के। तो ये सारी पीपीटीज मैंने देखी हुई है, लेकिन कई सारे लोग आजकल नहीं देखते हैं ये सब, तो अभी मजे भी लिया करो, इंपॉर्टेंट है ये सब देखना भी, इससे केमिस्ट्री से प्यार होता है, ठीक है। चलो ज्ञान तो हो गया। तो ब्राइट येलो precipitate is insoluble in dilute aqueous solution of ammonia but is partially soluble in concentrated ammonium solution, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना पहले कि अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें नहीं होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया आयोडीन के अंदर। अब क्लोरीन वाटर टेस्ट इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर क्लोरीन वाटर टेस्ट के अंदर क्या होता है, अपन जैसे Na लिया, इसके अंदर अपन Cl2 डाला तो इसमें NaCl प्लस I2 बना, ठीक है। अभी जो I2 है इसको अपन इसके अंदर पास करते हैं ना, अगर क्लोरीन लेयर वाली चीज के अंदर, तो I2 डिसॉल्व होके वॉयलेट कलर देता है इन ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। तो अब याद रखिएगा इंफॉर्मेशन सारी। लेड एसीटेट टेस्ट, तो सिंपल सी बात है यार, आयोडाइड के अंदर अगर अपन लेड डालेंगे तो क्या बनेगा, PbI2 बन जाएगा। ये गोल्डन येलो, सॉरी ये येलो कलर का पीपीटी बनता है, येलो कलर का प्यारा सा पीपीटी बनता है।
और ये जो होता है सोल्यूबल इन हॉट वाटर होता है, जिससे कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है, गोल्डन कलर के येलो प्लेट्स बन जाते हैं इसको कूल करने पर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, याद रख लो तो क्या करो। एक होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेटेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, जो आपके ब्रोमीन में भी अपन ने देखा था। तो अगर अपन I- के अंदर Cr2O7 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये I2 बन जाता है, वॉलेट वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। और नो क्रोमेट इज प्रेजेंट इन डिस्टिलेट, तो ये आप देख सकते हैं, अच्छी बात है यार ये। एक्शन ऑफ हीट, तो मोस्ट ऑफ द हैलाइड्स आर स्टेबल, ठीक है। ये मैं हैलाइड्स की इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ आपके आयोडीन की, लेकिन कोई कोई डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे FeCl3 है, इसको अगर आप हीट करोगे तो FeCl2 प्लस Cl2 बन जाएगा। ये सब प्योर इनऑर्गेनिक है, याद ही करनी है भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता इसका। मुझे भी पता है ये मुश्किल होता है याद करना, बट यार करना तो पड़ेगा ही, हमने भी किया था, आप भी करोगे, नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। Hg2Cl2 जैसे है, इसको हीट किया तो HgCl2 प्लस Hg बन जाता है, ठीक है। NH4Cl को हीट करते हैं, ये तो यार काफी फेमस है, आपने सुना भी होगा, NH3 प्लस HCl बन जाता है, ठीक है। Cu2I2 को हीट करते हैं तो Cu2I2 को हीट करते हैं तो Cu2I2 बन जाता है, और इसके अंदर तो अपन को हीट भी नहीं करना पड़ता, ये तो ऐसे ही हो जाती है रिएक्शन, ठीक है। तो हीट मैंने ऐसे ही बोल दिया, तो ये रिएक्शन आप याद रख सकते हो कि इन हैलाइड्स में डिकम्पोजिशन भी हो जाती है। तो अपने हैलाइड्स का काफी अच्छे से देख लिया। अब अपन देखते हैं नाइट्रेट आयन NO3- का, ठीक है। तो यार कौन सा कलर करे, ग्रीन कर देते हैं, नाइट्रेट की याद आ रही है, नाइट्रेट NO3-, ठीक है। तो ये काफी रिएक्शंस पहले से सिमिलर है, तो आपको याद करने में थोड़ी आसानी भी होगी। तो अपन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर पंजेंट स्मेलिंग रेडिश ब्राउन वेपर्स बनते हैं। मैं रिएक्शन बता देता हूं, NO3- H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और NO2 के NO2 के वेपर्स बना देता है, जो आपके रेडिश ब्राउन पंजेंट स्मेलिंग होते हैं। इसके अंदर ब्राइट कॉपर टर्निंग्स अगर अपन डालते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये Cu2+ बन जाता है, ठीक है। Cu2+ के साथ NO भी रिलीज होती है, और NO जो होती है ये और ज्यादा NO के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 और ज्यादा बनाती है, ठीक है। तो ये चीज होती है। एडिशन ऑफ ब्राइट कॉपर टर्निंग्स और पेपर पैलेट्स इंटेंसिफाइज द एवोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन गैस, ठीक है। पेपर पैलेट के अंदर क्या होता है कि पेपर पैलेट आपका कार्बन होता है, बेसिकली ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके और ज्यादा NO2 रिलीज करता है। तो ये आपकी हो गई पेपर पैलेट या कॉपर टर्निंग वाली टेस्ट। एक आती है ब्राउन रिंग टेस्ट, वापस से आपकी आ गई ब्राउन रिंग टेस्ट। When a freshly prepared solution of iron 2 sulfate is added to nitrate solution and the concentrated H2SO4 is added slowly from the side of the test tube, a brown ring is obtained at the junction of two layers। तो मैं रिएक्शंस लिख देता हूँ वापस से पहले जैसी हैं। तो अब आप बोलोगे भैया ब्राउन रिंग टेस्ट इसके अंदर उसमें पता कैसे चलेगा, तो मेरे भाई ये अपन कंफर्मेशन टेस्ट कर रहे हैं। आपने सबसे पहले डाइल्यूट HCl डाल के पता कर लिया कि NO2- है, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल के पता किया कि NO3- है, तो पहले ही पता चल गया कि भाई ग्रुप कौन सा है। तो अब अपन अपन ने पहले ही पता कर लिया कि भाई NO2- नहीं है, क्योंकि ये डायोड HCl के साथ रिएक्ट नहीं किया था। तो अब अपन को पता है कि यार ये अगर नाइट्रेट या ब्राउन रिंग टेस्ट शो करेगा तो नाइट्रेट ही होगा, समझ रहे हो। तो हायरार्की भी समझो, ये कॉन्सेप्ट समझो, इंपॉर्टेंट है ये, वरना आप 12th क्लास में प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। तो अपन देखते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है, इसकी रिएक्शंस फॉर्मूला तो बता रखा ही मैंने आपको कैसे क्या मैकेनिज्म होती है, बट आपको रिएक्शन में बता देता हूँ। तो ये NaHSO4 बन जाता है प्लस HNO3 बन जाता है। अभी जो HNO3 है, HNO3 बहुत अच्छा रिएक्शन आपका देता है किसके साथ, H2SO4 के साथ और आयरन 2+ के साथ, और ये क्या बना देता है Fe3+ प्लस NO3PPT, ठीक है। सॉरी NO आपका यहाँ पे बन जाता है हुआ हवा में, Fe2+ प्लस NO रिएक्ट करके विद प्रेजेंस ऑफ वाटर बना देते हैं Fe+1 H2O5 NO+, यहाँ दोनों पे प्लस प्लस है, ठीक है। और क्या आ जाएगा इधर 2+, क्योंकि इन दोनों पे प्लस प्लस है तो ये 2+ हो जाता है, ठीक है। ये आपकी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी रिएक्शंस आपने देख लिए भाई, ऐसे ऐसे होते हैं आप, ठीक है। बाकी मैं बताइए ब्राउन रिंग कैसे बनती है। अगर आप इस रिएक्शन को हिलाते हो, शेक करते हो, वार्म करते हो, तो NO एस्केप हो जाती है, येलो सॉल्यूशन ऑफ आयरन 3 इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। आयरन 3 आयंस बन जाते हैं। ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स जो होते हैं ना, वो ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर आपके इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि जो लिबरेटेड हाइड्रोजन होते हैं ना, वो ब्राउन रिंग को छुपा देते हैं। तो इसलिए नाइट, और इसके अलावा नाइट्राइट अगर होता है सॉल्यूशन में, वो भी आपका ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए सल्फामिक एसिड डाल दिया जाता है, उसकी रिएक्शंस वगैरह काफी अजीबोगरीब हो जाती है, तो मैं शो नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो यार तुम लोगों के लिए बता देते हैं यार, फिर तुम बोलोगे कि भी बताया नहीं। अब ये बिल्कुल फालतू इन्फॉर्मेशन है, मतलब इतना कोई बच्चा क्या ही याद करेगा, तुम्हारे लिए ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है। तो ये N2 बन जाती है, फिर अपन NO2- के अंदर H+ डालते हैं इन प्लेस ऑफ HCl, तो ये HNO2 बन जाती है। करो इसको याद यार CONH2, ये आपका यूरिया है, इसके अंदर HNO2 आप डालते हो तो N2 बन जाती है। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, सल्फामिक एसिड अपन ने ऐड किया और नाइट्राइट को रिमूव कर दिया, ठीक है। नाइट्राइट कैसे रिमूव होता है बेसिकली ये वो बता रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा।
एक आता है डाइफिनाइल अमीन टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। डाइफिनाइल अमीन टेस्ट कई जगह आता है ये आपका आई थिंक उसमें भी आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ब्लू रिंग बन जाती है जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स, रिएजेंट एंड नाइट्रेट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो रिएक्शन लिख देता हूं मैं फटाफट से। NaNO3 आपने लिया, ठीक है, इसके अंदर H2SO4 डाला, अरे भाई 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 H2SO4, अरे 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 H क्या हो रहा है भाई ये मेरे पेन को, हाँ H2SO4 डाला आपने, तो NaHSO4 बना प्लस HNO3 बन गया। चलो ठीक है, ये रिएक्शन तो कई बार आ रही है, आपको याद भी हो जानी चाहिए, अभी तक सिंपल ही है, कुछ है नहीं इसमें खास, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह टाइप से है। HNO3 आपने लिया तो ये ब्रेक होकर आपका क्या बना देगा, NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये आपका जो डाइफिनाइल अमीन है ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये कुछ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये आपकी यहाँ पे फिनाइल रिंग, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ब्लू कलर की रिंग होती है, तो ये आपका हो गया ब्लू रिंग टेस्ट और H2O रिलीज हो जाता है। इसके अलावा ये टेस्ट और भी कई सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं, जैसे CrO4 है, Cr272 है, ClO3 है, BrO3 है, IO3 है, NO2 है, सारे के सारे देते हैं डाइफिनाइल अमीन टेस्ट। लेकिन अपन इस ग्रुप के अंदर इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग दी स्पीशीज। अब यार ये तो चलो हो गया, अब Br2 और NO2 को डिस्टिंग्विश कैसे करें, क्योंकि दोनों ब्राउन वेपर्स होते हैं, बोथ आर रेडिश ब्राउन गैसेस। तो Br2 प्लस आयोडाइड पेपर जो होता है ना, वो ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट्स देता है और वो इमीडिएटली डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि Br2 इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन NO2 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, हट्टा कट्टा है और ये वीक है, इसलिए इसके अंदर डायरेक्ट स्टार्च आयोडाइड टेस्ट एकदम से नहीं आता है, ठीक है, जबकि इसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर इमीडिएटली आ जाता है, ठीक है। और ब्रोमीन डेवलप्स ऑरेंज रेड कलर स्पॉट्स ऑन स्टार्च पेपर, ठीक है। तो स्टार्च आयोडाइड पेपर भी एक हो गया, उसके अंदर दोनों के अंदर ब्लू कलर आता है, ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन, लेकिन इसके अंदर जल्दी आता है, इसके अंदर धीरे आता है। और स्टार्च पेपर अगर आप केवल देखें तो उसके अंदर ऑरेंज कलरेशन आता है इन केस ऑफ Br2, ठीक है। तो ये आप डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मान सकते हो। तो यार अब अपन ने एसिड स्ट्रॉन्ग वाले भी सारे देख लिए, तो मैं फटाफट से समराइज करा देता हूं। अपन ने देखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप, उसके अंदर सबसे पहले क्लोराइड आयन की बात की, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात की, उसमें देखा MnO2 डालते तो और इंटेंस आपकी रिएक्शन हो जाती है, Cl2 रिलीज हो जाती है। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देखा, क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट देखा, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमाइड आयन की अपन ने बात की उसके बाद, ठीक है, हेलोजन आयन की मोस्टली बात हो रही, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन की बात की, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की बात की, लेड एसीटेट टेस्ट की बात की, क्लोरीन वाटर टेस्ट या ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट की बात की, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्च पेपर टेस्ट की बात की, पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वेरी इंपॉर्टेंट की बात की। फिर अपन ने बात की आयोडाइड आयन की, आयोडाइड आयन के अंदर हमने बात की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट की, पंजस्टाइन गैस आती है वॉयलेट कलर की, स्टार्च पेपर टेस्ट की, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट की बात की, क्लोरीन वाटर टेस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेड एसीटेट सॉल्यूशन में क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या होता है ये अपन ने देखा, एक्शन ऑफ हीट ऑन हैलाइड्स की बात की। फिर अपन ने बात किया NO3 माइनस नाइट्रेट आयन की, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के देखा, ब्राउन रिंग टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद होने चाहिए, उसकी बात की। फिर मैंने देखा डाइफिनाइल अमीन टेस्ट अगेन इंपॉर्टेंट, और हाउ टू डिस्टिंग्विश Br2 विद NO2, तो ये अपन ने बात की। तो इसी के साथ अपना स्ट्रॉन्ग एसिड वाली चीज भी खत्म हो जाती है, और अब अपन आते हैं ग्रुप बी रेडिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था दो तरह के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए वो होते हैं डायरेक्ट HCl H2SO4 के साथ रिएक्शन दे देते हैं, उसमें से दो सब ग्रुप है, एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड। और ग्रुप बी जो है उसके अंदर आपकी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आपके दोनों ही रिएक्शन ही होते हैं। तो अब अपन यहाँ पे इनके अंदर तीन तरह के रेडिकल होते हैं, SO4 माइनस, फॉस्फेट और बोरेट। तो अपन देखते हैं SO4 माइनस आयन का सबसे पहले रिएक्शंस, ठीक है। और अब चिंता मत करो, घबराने की बात अब धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि ये लास्ट सेगमेंट इस चैप्टर का, तो इसी के साथ खत्म होने वाला है चैप्टर आपका एनाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो SO4 माइनस के अंदर आपका आता है बेरियम क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वाटर एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हो, ठीक है, इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालते हो, तो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे अगर अपन Na2SO4 लेते हैं, ठीक है, और BaCl2 लेते हैं, ये क्या है आपका, ये आपका बेसिकली सोडियम एक्सट्रैक्ट वाली बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका जो है BaSO4 बन जाएगा, जो व्हाइट पीपीटी होता है। सोडियम के सॉल्ट्स क्या पीपीटी वगैरह अच्छा दे देते हैं, सोडियम को सॉल्ट बना देते हैं, जो आपका बेसिकली सोडियम एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बनता है, ये आपका टेस्ट है, ठीक है। जो व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल होता है इन वार्म डाइल्यूट HNO3 एज वेल एज HCl, बट मॉडरेटली सॉल्युबल इन बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो अगर अपन PbSO4 जैसे लेते हैं कि SO4 माइनस आयन की बात करें, ये अगर अपन कॉन्सेंट्रेटेड और बॉइलिंग सॉल्यूशन लेते हैं ना किसी भी एसिड का, तो ये उसमें हो जाता है सॉल्युबल स्लाइटली, ठीक है।
मॉडरेटली सोल्यूबल है, ये सोल्यूबल आपका एक सॉल्ट बन जाता है। मैंने बताया था बाइकार्बोनेट आपके ऑलमोस्ट सारे सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। लेड एसीटेट टेस्ट आता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, Na2SO4 जैसे आपने लिया है, ठीक है, इसको अगर अपन पीबी लेड एसीटेट के साथ हीट करते हैं तो PbSO4 का व्हाइट पीपीटी बनता है, ठीक है। PbSO4 का काफी अच्छा प्यारा सा व्हाइट पीपीटी बन जाता है, ठीक है। तो याद करिएगा ये सब आप, ये जो व्हाइट पीपीटी है सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ हॉट अमोनियम एसीटेट एंड अमोनियम टार्ट्रेट होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये याद नहीं हो तो चलेगा भाई यार, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो गया, ठीक है। NH4AC एसीटेट आयन को मैं AC से लिखता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली NH4 होल्ट वाइज यहाँ पे आ गया और अंदर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, ठीक है, PB एसीटेट 4, ये पूरा का पूरा मैं यहाँ भी लिख सकता था, ये बेसिकली ऐसा कुछ है, ठीक है। ये पूरी की पूरी आपकी सोल्यूबल होती है, और अगर आप टार्ट्रेट लेते हो तो उसमें भी इस तरह का सॉल्यूशन बन जाता है, इसी की जगह टार्ट्रेट आ जाता है, टार्ट्रेट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ इसी की जगह ये डाल देना, वही चीज बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ जाता है, ठीक है। एक आता है यार आपका मैच स्टिक टेस्ट, ठीक है। मैच स्टिक टेस्ट काफी अच्छा टेस्ट है यार, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है हालांकि लैब में करना, तो आप देखिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपनी वही नॉर्मल BaSO4 की पीपीटी बन रही थी नॉर्मल अपनी, ठीक है। अपन ने क्या किया, वो जो पीपीटी बन रही थी उसको अपन ने लिया, उसको अपन ने Na2CO3 के साथ मिक्स किया, ठीक है। Na2CO3 के साथ मिक्स किया तो क्या बनेगा बताओ, BaCO3 का पीपीटी बन गया, BaCO3 का व्हाइट पीपीटी बन गया और Na2SO4 भी बना इसके साथ, ठीक है। अब ये जो Na2SO4 है इसको अपन क्या करते हैं, एक कार्बोनेटेड मैच स्टिक के एंड पे लगाते हैं, तो कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, ये Na2S बनाती है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। अब ये जो आपका Na2S बचा है इसको अपन क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो पर्पल कलर की एक मास बन जाती है, ठीक है। तो उससे अपन पता कर लेते हैं कि भाई हाँ रिएक्शन हो रही है। तो इसमें अपन क्या डालते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, Na2S Na2 FeCN5NO, ठीक है। तो ये पर्पल कलर का आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉरी एक फ्यूज्ड मास बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स वगैरह क्या फॉर्मूले याद रखिया करिए, ठीक है, काम आते हैं। पर्पल है इसका कलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैच स्टिक टेस्ट, ये पर्पल कलर का एक फ्यूज मास बन जाता है, ठीक है। मतलब एक फ्यूज मास जो है ना आपकी जो मैच स्टिक के ऊपर, उसके यहाँ पे पर्पल कलर आ जाता है, ठीक है। तो अजीबोगरीब टेस्ट है ये, BaSO4 या Na2CO3 डाला तो BaCO3 बना और Na2SO4 बना। Na2SO4 में आपने कार्बोनेटेड मैच स्टिक के एंड पे लगाया तो Na2S बना, Na2S ये रिएक्शन फर्दर इस तरह की दे देता है, ठीक। इसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कहते हैं, याद रखना भाई, फॉर्मूले याद करना, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में बताओ कितने एटम है, क्या उसका मास है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं, कभी कभी एडवांस में भी आ जाते हैं। फिर आता है मर्क्यूरी 2 क्लोराइड टेस्ट, येलो पीपीटी बनता है। तो अपन ने जैसे SO4 2 माइनस अपने पास आयन है, इसमें अपन ने Hg2 प्लस डाला है, तो HgSO4, अरे भाई HgSO4 प्लस सॉरी डॉट 2 HgO, हटाओ इसको, HgSO4 डॉट 2 HgO, तो इसके अंदर एक इस तरह का सॉल्ट बन जाता है, बेसिक मर्क्यूरी 2 सल्फेट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका टेस्ट है, येलो पीपीटी बनती है, येलो कलर की है, तो ये आप याद रख सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट अपना हर जगह है भाई, तो याद रखा करो सिल्वर के अंदर किस तरह का पीपीटी बन रहा है, कौन से कलर का बन रहा है। मैंने जैसा बोला था सिल्वर के अंदर ज्यादातर एक्सेप्ट फॉर हाइलाइट्स व्हाइट पीपीटी बनते हैं, तो व्हाइट पीपीटी वापस से बन जाता है। तो ये आपके हो गए सल्फेट के सारे टेस्ट, मैं समराइज करूंगा लास्ट में। अब अपन देखते हैं फोस्फेट के टेस्ट, ये एक काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके सामने आने वाला है, जो है आपका सोडियम मोलिब्डेट टेस्ट, सॉरी अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, फोस्फेट आयन अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट। आपके पास जैसे Na2HPO4 है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया, अमोनियम मोलिब्डेट डाला, उसकी फॉर्मूले में बता देता हूँ, ऐसा कुछ है, ठीक है, और HNO3 डाला। इसकी जो रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर देखो कुछ इस तरह की कंपाउंड बनती है, बड़ी प्यारी सी, और ये आप याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, साथ में NaNO3 NH4NO3 और H2O बन जाता है, वो आप याद रखिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कई लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ठीक है। इसको कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों अपना भाईचारा चलता रहता है। इससे क्या आप वो इजीली निकाल, MOO3 लिखा हुआ है, ठीक है, इससे आप इजीली ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकाल सकते हो। तो ये जो है ये कैनरी येलो कलर का होता है। तो कैनरी आपको याद है, उस ट्वीटी नहीं आती थी पहले आपके पोगो पे ग्रैनी के साथ, हाँ उसका कलर कैनरी येलो था, ठीक है। तो ट्वीटी के कलर की एक बन जाती है आपकी पीपीटी, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक टेस्ट होता है आपका मैग्नीशियम, चलो कलर चेंज करते हैं यार, तुम लोग एक ही कलर यूज कर रहे हो, कलर है ना।
मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट, तो आपने लिया वाटर एक्सट्रैक्ट और सोडियम एक्सट्रैक्ट, इसके साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट का रिएजेंट डाला 3 से 4 ml एंड अलाउ टू स्टैंड फॉर 4 to 5 minutes, व्हाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी इज फॉर्म्ड। मैं रिएक्शन लिख देता हूं, तो जैसे Na2HPO4 जैसे आपके पास है, ठीक है, इसमें MgNO3 मिलाया अपन ने और NH4OH अपन ने मिलाया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भैया PO4 3 - क्यों नहीं है, HPO4 2 क्यों है, तो ठीक है, एक ही बात है, आप तीनों को यूज कर सकते हो, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने सिलेबस में एटलीस्ट अपन यही करते हैं। अब मैंने कोई रिसर्च की नहीं है भाई इनऑर्गेनिक के अंदर कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो आप कभी फ्यूचर में करो तो आप देख लेना कि भाई HPO4 क्यों यूज कर रहे हैं, PO4 3 क्यों नहीं कर रहे हैं, बट मोस्टली सेम ही रिएक्शन आती है इसलिए अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन ने रिएक्शन करवाई, तो अपने पास MgNH4PO4 की व्हाइट कलर की पीपीटी बन जाएगी, ठीक है। और मैग्नीशियम मिक्सचर जो होता है ना, ठीक है, तो मैंने बोला ना मैग्नीशियम नाइट्रेट रीअरेंज जो है, मैग्नीशियम मिक्सचर नाम करके एक चीज होती है, जो क्या होता है, एक सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 प्लस NH4Cl प्लस अ लिटिल ऑफ एक्वस NH4 होता है, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम मिक्सचर होता है, ये भी आप रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, कोई ज्यादा टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, PO4 3 also gives BaCl2 test due to formation of white precipitate of Ba3PO4 whole twice। अरे भाई ये तो दिक्कत होगी। So phosphate test should be carried out first and then conclude if PO4 3 is present or absent before proceeding with test for SO4 2 - तो इसलिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन फोस्फेट का टेस्ट करते हैं, उसके बाद अपन जाते हैं किस पे, सल्फेट के ऊपर, ठीक है। तो पहले भले ही मैंने बताया पहले था, लेकिन आप पहले हमेशा ट्राई करते हैं कि आप फोस्फेट करें, उसके बाद आप सल्फेट करें, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी बेस्ड ऑन BaCl2, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का हर बार आ रहा है, येलो कलर की पीपीटी बनती है, मोस्टली व्हाइट बनती है या सिल्वर की सॉल्ट्स की, लेकिन यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है कि येलो कलर की प्यारी सी पीपीटी बन रही है यहाँ पे, तो याद कीजिएगा इस चीज को। ये सॉल्युबल होती है डाइल्यूट अमोनिया, मैंने बताया था कि ये क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी ये सॉल्युबल होता है, वही का वही कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता है, तो आप देख सकते हैं। आयरन 3 क्लोराइड टेस्ट, येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ FePO4 इज फॉर्म, तो आप HPO4 2 लेते हैं, उसके अंदर अगर आप आयरन घुसाते हैं तो ये बन जाता है FePO4 की येलो पीपीटी, येलोइश व्हाइट पीपीटी। तो ये अपना अब लास्ट आयन आता है यहाँ पे, बोरेट आयन BO3 3 - एक ही टेस्ट है इसका। सॉल्ट लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लीजिए, इथाइल अल्कोहल लीजिए, मिक्स कीजिए टेस्ट ट्यूब में और हीट कीजिए, इग्नाइट कीजिए जो इवॉल्व वेपर्स हैं विद द हेल्प ऑफ बंसन फ्लेम, और ग्रीन एच की फ्लेम आनी चाहिए। रिएक्शंस लिख देता हूँ, Na3BO3 जैसे आपके पास है, बोरेट है, सोडियम बोरेट, इसमें आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, ठीक है, Na2SO4 बना, चलो ठीक है भाई, और H3BO3 बना, ठीक है। अब इसमें अपन ने इथाइल अल्कोहल लिया और इस H3BO3 के अंदर डाल दिया, तो आपका जो रिएक्शन होगा उसमें H2 इस तरह की एक बन जाएगी स्पीशीज, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ग्रीन कलर की फ्लेम देता है, तो आप इसे याद कर सकते हो। इसी के साथ अपना क्वालिटेटिव एनालिसिस खत्म होता है यार एनायंस के केस का। अब इसका एक छोटा भाई या कहें बड़ा भाई और बचा हुआ है, एनायन का नहीं, कैटायन का, आपका बेसिक रेडिकल्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो वो आपको अब याद करना है, तो और वो थोड़ा ज्यादा भी है एक्चुअली, तो कोई बात नहीं यार, अपन पहले ये तो करते हैं एटलीस्ट। तो मैंने आपको ग्रुप बी रेडिकल्स बताया, सबसे पहले अपन ने सल्फेट आयन की बात की। सल्फेट आयन के अंदर क्या क्या देखा, बेरियम क्लोराइड टेस्ट देखा, लेड एसीटेट टेस्ट देखा, मैच स्टिक टेस्ट देखा, मैच स्टिक टेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके कंपाउंड से याद रखिएगा, लेड एसीटेट टेस्ट वगैरह भी याद रखिएगा। मर्करी 2 क्लोराइड टेस्ट मैंने बताया, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बताया, सिल्वर नाइट्रेट तो हर जगह आ ही रहा है। PO4 3 मेरे भाई, PO4 3 के अंदर एक टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट का फॉर्मूला याद रखना है, कई बार जेई के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसके इसका फॉर्मूला वगैरह पूछ लिया था, ऑक्सीडेशन नंबर, एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास वगैरह पूछ लिए थे, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम मिक्सचर टेस्ट, मैग्नीशियम मिक्सचर क्या होता है मैंने बताया था, ये टेस्ट की रिएक्शन भी लिख के दी थी मैंने। ये भी बताया था कि PaO4 3 पहले क्यों करना चाहिए, कि BaCl2 के टेस्ट में आपकी वाइट ये भी बना देता था, इसलिए आपको पहले PO4 3 का टेस्ट कराना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का टेस्ट कराया मैंने, और Fe3 क्लोराइड का मैंने आपको टेस्ट बताया कि येलो कलर की येलोइश व्हाइट पीपीटी बन जाती है। बोरेट आयन का मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस इथाइल अल्कोहल प्लस, इनको आप लेते हैं, हीट करते हैं और फिर फ्लेम डालते हैं, तो ग्रीन कलर की फ्लेम बनती है। मैंने इसीलिए आपको बताया भी है कि आप प्लीज की नोट्स भी बनाते जाओ बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि क्या है कि ये याद करने की चीज है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी रेफरेंस बुक चाहिए हो तो एक वोगेल्स क्वालिटेटिव एनालिसिस की बुक आती है, वो देख सकते हो, वैसे बहुत ज्यादा हो जाता है, टू मच चाहिए,
बट कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा ही AR लेना चाहे तो देख सकता है। वैसे टू मच है ये बता रहा हूँ, बट स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से थे, तो मैं लिख देता हूँ एक बार कि यार एटलीस्ट इतना तो याद होना ही होना चाहिए। आपके फिजिकल अपीयरेंस या स्मेल टेस्ट इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। गैस के क्या क्या स्मेल और क्या क्या रेडिकल उससे पता चलता है वो इंपॉर्टेंट है। आपका फ्लेम टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपके सॉल्युबिलिटी चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सॉल्युबल है कौन नहीं है। बेसिक एनालिसिस यूजिंग डाइल्यूट HCl वगैरह है, बेसिक एनालिसिस याद होना चाहिए सारा का सारा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने बता ही दिए थे कि क्या क्या होते हैं। अब देखो इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट टेस्ट से उठ के आएगा कि भाई ये टेस्ट कौन देता है कौन नहीं देता है, तो अब उसके अंदर आपको आना ही चाहिए, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, याद करना है यार अच्छे से, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।